तो वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू मैम। पहले तो मैं थोड़ी बचपन पे लेकर जाना चाहती हूँ बिकॉज आपका जो बचपन रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। गलिये से शुरुआत हुई जहाँ पर आप पुलिस क्वार्टर में रहते थे। हाउ वाज योर चाइल्डहुड एंड व्हाट एंड विच आर द करियर ऑप्शंस विच यू गेट ऑलवेज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स? देखो, पुलिस क्वार्टर का तो ऐसा था कि पुलिस क्वार्टर में भी एक डाउनग्रेडेड वर्जन हुआ करता था जिसका नाम था बैंड लाइन। तो वो पुलिस लाइन और बैंड लाइन में एकमात्र सपना हुआ करता था कि 10th पास करना है, हॉकी खेल के स्पोर्ट्स नेशनल के सर्टिफिकेट जमाना है और पुलिस में भर्ती होना है, या तो बिगुल बजाना है और बैंड में भर्ती होना है। तो वो इन्वायरमेंट से पले बड़े और आगे निकले। बट पुलिस लाइन टाकले ने एक चीज तो सिखा दिया है कि रियल डेमोक्रेसी क्या होती है, अपनापन क्या होता है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहते थे, बट कभी धर्म नहीं सोचा, कभी धर्म नहीं समझा। तो हम क्रिसमस में पार्टी भी करते थे, ईद में सेवैया भी खाते थे। तो बड़ा ही अच्छा था, मतलब पुलिस लाइन का माहौल एकंदरित बहुत अच्छा था। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो सीखी वो सीखी डेमोक्रेसी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, चलता गया। और ऐसा था कि पुलिस सब इंस्पेक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, ये सब ख्वाब में चलता रहेगा। बट धीरे धीरे पापा ने बोला कि नहीं, अब मैं खुद पुलिस सब इंस्पेक्टर होकर रिटायर हो रहा हूँ, बट तुमने जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है। तो एक ख्वाब था। तो इट इज नॉट दैट यू रीड अ बुक, पास एन एग्जाम एंड गेट थ्रू इट। द प्रोसेस फ्रॉम यू बॉर्न टिल यू डाई इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। मैं सोचता हूँ, समझता हूँ कि जिंदगी का हर एक दिन सीखने लायक होता है, अच्छा होता है। कल से आप कितना अच्छा आज कर सको, कल से आप में कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट है, ये अगर हमने फोकस कर देंगे तो चलता गया। तो मेरा पीएचडी भी ऐसी कुछ था। ये पीएचडी, व्हाई डू यू फील कि आपने पीएचडी इस सब्जेक्ट में करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट और ये कोरिलेशन कैसे आप देखिए क्या है ना, विदर्भ को अभी तो खैर माननीय मुख्यमंत्री नागपुर शहर से, इसलिए विदर्भ को और नागपुर को एक आइडेंटिटी मिली। जब हम एक 2003, 4, 5 में, यहाँ पे काफी सीनियर लोग भी बैठे, जब 3, 4, 5 में पुणे मुंबई जाते थे ना, तो नागपुर कहाँ है ऐसा लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते थे। आप नागपुर से है क्या, ऐसा होता था। सो नागपुर का एटीट्यूड ऐसा ले बैक एटीट्यूड करके संबोधित किया जाता था। तो ऐसा लगता था कि यार विदर्भ का यूथ कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होना चाहिए। और 2007 से लेकर 2021 तक कंटिन्यूस हमने यूथ डेवलपमेंट पर, यूथ पर काम करने का प्रयास किया। और एक सबसे बड़ा जो लेकर देखा ना कि कौशल्य की कमी नहीं है, स्किल्स की कमी नहीं है, राइट मार्गदर्शन की कमी है, राइट एटीट्यूड की कमी है। अगर ये राइट मार्गदर्शन, राइट एटीट्यूड, राइट काउंसलिंग हमने स्टूडेंट्स को डे 1 से दिया। हम वो कपड़े पहनते जो हमको अच्छा लगता है, तो हमने वो इंडस्ट्रीज में काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जो हमको अच्छा लगता हो। तो राइट फ्रॉम 11th, 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर स्टूडेंट को समझ में आई कि मेरे को टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज में काम करना है, इन्फोसिस में काम करना है, कन्वर्जेंस में काम करना है। तो उसके लिए क्या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स लगती है, ये समझना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग बच्चा फाइनल ईयर तक आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होती कि एलिजिबिलिटी क्या होता है, हम रोजगार कैसे चूज करें, कैसे पसंद करें। कंप्यूटर साइंस तो ले लेता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में क्या अपॉर्चुनिटीज है ये पता नहीं होता। तो इसलिए मैंने ये 4.5 साल इस पे रिसर्च किया कि इसमें क्या प्रोस्पेक्ट्स और आस्पेक्ट्स होने चाहिए जिससे इंडस्ट्री फ्लरिश करे। बिकॉज हम पढ़ रहे हैं, आज 48 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ये 48 इंजीनियरिंग कॉलेज में लाखों स्टूडेंट्स आज निकल रहे हैं। बट एम्प्लॉयमेंट देखिए, नेस्कॉम की गाइडलाइंस बोलती है कि सिर्फ 18% बच्चे ही प्लेसमेंट्स बेमुख है। तो राइट काउंसलिंग की जरूरत है। इनफैक्ट माता पिताओं को भी काउंसलिंग देना जरूरी है, बिकॉज बच्चा एक बार इंजीनियरिंग करता है तो उसको फिर अगर एमटेक करने, एमबीए करने बोला जाता है। तो अगर हम उसको प्रॉपर काउंसलिंग दे और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से अगर उसने वो जॉब चूज किया, काम किया, इनिशियल 2 साल अगर परफॉर्म कर पाया तो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकेगा। अच्छा, ये पीएचडी जो आपकी हुई है, क्या फाइंडिंग्स आपके आई हैं और क्या चैलेंजेस आपको विदर्भ में नजर आए? ये ले बैक जो एटीट्यूड है ना मैडम, जो ये एटीट्यूशनल डेवलपमेंट अगर स्टूडेंट में हुआ तो आप कोई नहीं रोक सकता। एटीट्यूड अगर एक बार डेवलप हो जाए, कंपनी स्पेसिफाइड स्किल्स, अगर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टाटा एरोस्पेस को क्या स्किल लगती है, हमको आज ये डे 1 में समझ में आए। और वो डे 1 से जो स्किल समझ में आए, अगर कॉलेजेस ने, स्टूडेंट ने खुद और पेरेंटल काउंसलिंग ने उसके 3-4 साल प्रयासों में इनहेरेंट किया, तो उसको कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। रियल एस्टेट का भी सेम है, जब तक उसने जमीन नहीं लिया,
जमीन को डेवलप कैसे करेगा, जमीन के आजू बाजू कनेक्शंस है नहीं है, वाटर लाइन है या नहीं है, सीवेज लाइन है या नहीं है, क्लियरेंस को कितना समय लगता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फाइंडिंग, रिसर्च जब तक वो करेगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा. और गॉन आर द डेज वेयर जॉब्स वेर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. इन अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन यू हैव टू बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. स्किल डेवलपमेंट में क्या आपने पाया, पीएचडी के दरमियान भी क्या आपने क्या थीसिस सबमिट की है? मेरे को ऐसा लगता है कि कोर स्पेसिफाइड स्किल्स अगर हमने लेना, हमने जावा, ओरेकल, पीएचपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कल बताया कल एआई का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ इस वर्ल्ड में फ्रांस में. ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी सह संयोजक थे उस इवेंट के. क्लियर कट बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब तो जाएगी, बट लेकिन हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विमुख होना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड काम करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा. 2050 में उन्होंने एक प्रेडिक्शन भी दिया है कि 2040 से 2050 के बीच में आपके पास एक ऐसा रोबोट रहेगा जो आपके घर में, आपके दफ्तर में, आपके ऑफिस में, आपके टेक केयर में, हर जगह वो रोबोट आके आपके साथ इन्वॉल्व होगा, इनहेरेंट होगा. तो हमको डे बाय डे, आज से कल हमारा दिन कैसे बेहतर हो, आज से कल में हमारी टेक्नोलॉजीज क्या है, हमको समझना पड़ेगा. जैसे चैट जीपीटी अमेरिका ने बनाया, मेरे ख्याल से चाइना का भी कुछ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, वैसे हिंदुस्तान का कोई भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल होना चाहिए. इंडिया शुड डेवलप दैट टूल. जब तक इंडिया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, आप देखिए ना, इंस्टाग्राम किसका है, फेसबुक किसका है, लिंक्डइन किसका है, सारी इंटरनेशनल बड़ी कंपनीज है. हमारे इंडिया का आज क्या है? हमने इंडिया का आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इतने एग्रेसिवली ये काम कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड एक इकट्ठा है. और इंडिया इतना यंगेस्ट पावर मूवमेंट है कि हमने अगर ऐसे टूल बनाए, चैट जीपीटी जैसा टूल जैसे इंडिया ने बनाया, जैसे चाइना एक टूल बना रहा है वैसा हमने इंडिया ने कुछ बनाया, तो नथिंग लाइक दिट. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल क्रिएट ड्रास्टिक चेंज इन कमिंग इरा. यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट हियर देयर इज अ कैच. विदर्भ में अगर बात करें तो विदर्भ की जो चैलेंजेस है वो किसान आत्महत्या है. यहाँ से जो तबके से लोग आते हैं वो लोग आते हैं जनरली विदर्भ में अगर बात करें तो नागपुर और अमरावती, ये शहर जो है वो अर्बन एरियाज में काउंट करेंगे, बाकी सारे रूरल एरियाज में आने वाले लोग हैं. इनके स्किल डेवलपमेंट या उनके एजुकेशनल जो अभी जो स्तर है वहाँ पर किस तरह के जॉब्स इनको मिलेंगे? मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं सिद्धिविनायक इंफ्रास्ट्रक्चर पडोली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी चलाता हूँ. मेरे को मतलब स्किल बेस्ड सुपरवाइजर मिलना, स्किल बेस्ड कॉन्ट्रैक्टर मिलना, यहाँ पे काफी रियल एस्टेट वाले लोग बैठे हैं, अपने अपने इंडस्ट्री वाले लोग कहाँ मिल रहे हैं बताइए आप आज. सो हमको ये समझना जरूरी है. सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम कर कर कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने हमारे साथ के साथ आपका भी मतलब संबंध है. वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी political. Apart from that, you also see being a responsible citizen, हमारी खुद की नैतिक जिम्मेदारी है. मैं इंसान के रूप में जन्म लिया तो मेरी भी नैतिक जिम्मेदारी कि मैंने समाज को कुछ देना चाहिए. तो समाज के देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा प्रयास है. ऐसा हर किसी ने कुछ देने की कोशिश किया. तो आई एम टेलिंग यू, इतनी अच्छी सीएसआर की एक्टिविटीज चल रही है, टाटा इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है. ये सीएसआर एक्टिविटीज से, और गवर्नमेंट भी मैडम बहुत ज्यादा, भी गडचिरोली में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है. तो ये इंडस्ट्रीज, और ये किसानों को भी समझना पड़ेगा, किसानों को भी तो बढ़ना पड़ेगा ना. नहीं बढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा. आज किसान भी क्या है, मेंटालिटी अलग सेटअप हो गया है कि भैया हमको सब्सिडी मिल जाएगी. नहीं, ये सवाल आपको इसलिए भी पूछना जरूरी है क्योंकि आप एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं. काफी समय और काफी साल आपने एजुकेशन इंडस्ट्री को दिए हुए हैं, आपने युवाओं को देखा हुआ है और युवाओं के चैलेंजेस को भी देखा है, उनकी स्किल्स सेट को भी देखा हुआ है. तो आपका एनालिसिस क्या रहा है, किस तरह से हमारा, और आप सीधे तरीके से सरकार से भी जुड़े हुए हैं, तो आप क्या देखते हैं किस तरह की पॉलिसीज पर काम होना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ही एम्प्लॉयबिलिटी स्पेसिफाइड, या जिसका जिसमें इंटरेस्ट है. अभी आपने फार्मर्स का एग्जांपल लिया, तो फार्मर को भी नई नई टेक्नोलॉजी का गाइडेंस गवर्नमेंट की तरफ से भी आना चाहिए, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की तरफ से भी आना चाहिए. हम आपके जैसे जो आज हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन की थ्रू ग्रास रूट तक इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचे. Absolutely. स्किल डेवलपमेंट बता रहा हूँ मैं आपको. स्किल डेवलपमेंट में MSSDS है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना है, इतनी बड़ी बड़ी स्किल डेवलपमेंट की एजेंसी चल रहा है, काम चल रहा है, बट राइट स्किल्स राइट आदमी तक पहुंच नहीं पा रही है. गवर्नमेंट ने अलग तरीके से अपने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज डिफाइन करके रखे हुए. ये इंडस्ट्री स्पेसिफाइड अगर हमने कोर्सेज डिफाइन किए ना, और देयर आर वेरी फार्मर इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी है, ये फार्मर इंडस्ट्रीज को भी
कनेक्ट किया और छोटे छोटे इवेंट लिए, छोटे छोटे प्रोग्राम लिए, छोटे छोटे गांव में जाके सेशंस लिए, काउंसलिंग लिया, उनकी क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके हमने अगर उनको एजुकेट किया तो आई एम टेलिंग यू मैडम, हम 20 से 25% जो ये आत्महत्या का प्रमाण है इसको हम रोक सकते हैं, राइट काउंसलिंग दे सकते हैं। आज संभाजी नगर, पुणे, मुंबई, इतनी इंडस्ट्रीज में इतना रिक्वायरमेंट है आज, लेकिन नौकरी करने की जाने की इच्छा नहीं है। मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूं, लेकिन मेरे को मेरी कमीज काली नहीं करनी। अरे मैकेनिकल इंजीनियर है तो फील्ड पे उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सिविल इंडस्ट्री तो धूप में खड़े रहना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग क्या है, लेकिन उसको धूप में खड़े नहीं रहना है। तो ये बेसिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, और इसमें मैं तो बोलता हूँ 50% दोष तो पेरेंटल काउंसलिंग का है। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा काउंसलिंग करे, अच्छा समझाए कि भैया 100 रुपए कमाने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ता है, तो उसको उसकी अहमियत समझ में आएगी। जॉब फेयर भी आप ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जॉब फेयर में एग्जैक्टली होता क्या है, क्या क्या चीजें आप मतलब वहां पर ऑर्गेनाइज होती हैं, किस तरह का, और उसका मोटिव क्या है? जॉब फेयर पे ये है मैडम कि जॉब फेयर में वी कैन गिव ओनली अपॉर्चुनिटीज। हम राइट फ्रॉम मेट्रिकुलेशन, 10वीं 12वीं, ITI, इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग, ये सारे बाइफिकेशंस करते हैं और इन सारे स्टूडेंट्स को एक फोरम पे लाने का प्रयास करते हैं। इन सारे फोरम में आने वाले बच्चे प्लस इन सारे फोरम में आने वाली इंडस्ट्रीज थ्रू HR एक फोरम पे आती है, वहां पे स्टूडेंट्स आता है, काउंसलिंग करता है, बच्चा सिलेक्ट होता है, लेकिन बच्चा ज्वाइन नहीं करता। ये सबसे बड़ी दुखद बात। अच्छा, ये होता है? ये होता है, ये मैं आपको मेरी रिसर्च का बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है, वो आता है, उसको पूछता है कि भैया तेरे को 15,000 की पगार मिलेगी, 8 घंटे की शिफ्ट रहेगी, संभाजी नगर आना पड़ेगा, जाने आने के पैसे मिलेंगे, सब मिलेंगे। वो 1 दिन जाता, 2 दिन जाता, मग सर तिथं ते हेच काम करवते, मग इंजिनिअरिंग तेच करून राहिला ना, मी तेच करून राहिलो। ऐसा टिपिकल चीजों में होता है। लेकिन ये 10 में से 2 जो काम करता है ना मैडम, वो जिंदगी भर कामयाबी बनता है। आप देखिए इंजीनियरिंग में, MBA में, ग्रेजुएशन में, आपके हमारे बैचेस में जिसने इनिशियल जिंदगी के पहले 2 साल काम किया, जिसने जिंदगी के इनिशियल 1 साल काम किया, आज आप उसका स्टेटस लेवल खुद देख लीजिए। जो हमेशा ब्लेम और ग्लेम का खेल खेलता गया, वो सिर्फ ब्लेम और ग्लेम ही करता रहा। जिंदगी में डायलॉग है बट हकीकत है कि जिंदगी में आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा है, इसी में जिंदगी के नहीं छोटे। वॉट एवर यू हैव टू गिव योर परफॉर्म बेस्ट। आज विल्सन चर्चिल बोलते हैं द ऑप्टिमिस्ट इज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डेंजर एंड द पेसिमिस्ट इज डेंजर इन एवरी अपॉर्चुनिटी। सो आपको निराशा में भी आशा ढूंढना पड़ेगा, और आशा ढूंढते हुए जो अपॉर्चुनिटीज है, जो चीजें, उसको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कि लाइक जापान, एक और इनसाइट देना चाहती हूँ कि देयर इज लॉट ऑफ स्किल बेस्ड जॉब्स अक्रॉस इंटरनेशनल ग्लोब में बहुत ज़्यादा। जैसे जापान में एक जॉब है कि आपको ग्रेप्स यानी कि अंगूर सिर्फ काटने का इतना ही स्किल सेट अगर आता हो तो आप 3,000 यूरो पर मंथ कमा सकते हैं। सो दीज आर द स्मॉल जॉब स्किल्स जो कि इंटरनेशनली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी और इंडिया से स्किल्स सेट रहने वाले यूथ की डिमांड वहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि यू आर राइटली सेड दैट द स्किल सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट्स। बात करते हैं कि लाइक पॉलिटिक्स इज ऑल्सो द थिंग इन योर कैप। तो ये पॉलिटिक्स में आना कब आपने सोचा कि नहीं आना चाहिए, और पॉलिटिक्स में आना क्या वाकई में अब एक मिथ वैसा भी है कि भाई पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर द गुड पीपल? नहीं मैम। So do you believe that are you a good person in getting into politics? नहीं, सोचिए अभी नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये सोचा रहता था कि पॉलिटिक्स गलत बात है, पॉलिटिक्स मैडम आप एक अकेला आदमी हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकता है उन्होंने प्रूफ करके बताया। आज वर्ल्ड फोरम में आजकल मेरे को बड़ा मतलब गर्व महसूस हुआ कि जब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर प्लस हमारे प्राइम मिनिस्टर आजू बाजू खड़े थे, तो ये बहुत ही बड़ी प्रेस्टिजियस बात है। तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज अगर आपको सिस्टम को डेवलप करना है, सिस्टम्स को अपग्रेड करना है, लोगों की जीवन शैली सुधारना है, लाइफ स्पैन सुधारना है, सब कुछ अच्छा करना है, तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। सो अच्छे लोगों की कमी है। मैंने डॉक्टरेट किया, हम जैसे लोगों को अब खुद बड़े बड़े लीडर्स ये बोलते हैं कि इन पॉलिटिक्स यू शुड कम, यू शुड इन्वॉल्व, यू शुड गेट। अब हमारे जैसे लोगों को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट करके बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम देश के लिए कुछ अच्छा कर सके। और पॉलिटिकल सिस्टम में आने के बाद आप ऑफ कोर्स आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आज देवेंद्र फडणवीस जी हमारे चीफ मिनिस्टर बने, तो आज विदर्भ में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना बड़ा हम अच्छा काम कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल। आज फ्लाईओवर्स देखिए आप, हिंदुस्तान के एशिया के सबसे ज्यादा फ्लाईओवर्स आज नागपुर में बन रहे हैं। व्हाट? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल। अब गडकरी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल, नहीं तो नागपुर को कौन पहचानता था?
तो एक पॉलिटिकल विल क्या कर सकता है, ये नागपुर से सबसे बड़ा एग्जांपल और कोई दूसरा हो नहीं सकता। सर दरमियान आपके पूरे इसमें आप जॉब फेयर और ये सारी चीज़ों में 1 लाख लोगों को तकरीबन आपने जॉब अवेयरनेस और इन सारी चीज़ों में किया है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब प्रोवाइड करने में मदद करी है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर मुझे लगता है कंट्रीब्यूट किया है फॉर गिविंग द एम्प्लॉयमेंट। हम और भी इस डिस्कशन को आगे लेकर जाते हैं, लेकिन इन मीनवाइल मैं बात करती हूँ कि राजेश लोंदे जी हमारे पास साथ है। ही इज़ अ बिजनेस मैन फ्रॉम द सिटी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या चैलेंजेस आपको नज़र आए हैं, तकरीबन कितने लोगों को आप रोज़गार दे पाए हैं? इंडस्ट्री में चैलेंज काफ़ी आते हैं। रोज़गार आज आसपास मेरे पास 100 से 150 लोग काम कर रहे हैं, यानी अलग अलग जॉब वर्क और साथ में दूसरे भी वर्क होते हैं। तो स्मार्ट स्किल के जो सर ने बोला था कि स्किल नहीं है, सही में नहीं है, क्योंकि बंदा आता पढ़ा लिखा अच्छा है पर उसके अंदर स्किल ही नहीं है। तो ये चैलेंज ये है, ये 100%। आपको क्या लगता है सर कि किस तरह से इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं? इस चैलेंज को एक तो स्कूल कॉलेज में ही ये बताना चाहिए स्किल का, या फिर अलग से इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। और ये प्रॉब्लम आप विदर्भ में ज़्यादा दिखाई देती है या फिर लाइक कंपैरेटिवली अदर रीजन? नहीं, सभी जगह है, ऐसा नहीं कि विदर्भ में है, पर विदर्भ में सबसे ज़्यादा है। क्या रीजन हो सकते हैं? इंजीनियर लड़का आता है, बीए किया हुआ, वो बोलता है मुझे 12,000 की भी नौकरी में करने को तैयार हूँ, और उसके अंदर स्किल ही नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वही बात है। सो आप क्या इनपुट देना चाहेंगे और कि जिससे हम इस प्रॉब्लम को और सही तरीके से इसके ऊपर काम करें, कि सोल्यूशन बेस्ड काम करें? इसमें तो मैं ये बोलूँगा कि स्किल के क्लासेस शुरू करना है, जैसे इफेक्टिव स्पीकिंग की शुरू करते क्लासेस, वैसे इसके स्किल की भी क्लासेस शुरू होना चाहिए जिससे इसका इफेक्ट अच्छा आएगा। Shashank is there. Shashank is an influencer, and he always talk about I think job, and he also keep posting about the job vacancies and all this stuff. So Shashank, is there any question for Kunal sir for you? And also I want to ask, what is your assessment as a youngster? अच्छा, आई वुड लाइक टू नो कि जैसे मेरे को एक प्रॉब्लम दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल इफ़ इनका कोई बिजनेस है, इनका कोई शॉप है इन गांधी बाग, इनको कोई कैंडिडेट चाहिए फॉर सेल्स, फॉर मार्केटिंग और फॉर फाइनेंस, ये कहाँ से ढूंढे? मतलब आज की तारीख में अगर नागपुर में किसी बिजनेस को, किसी शॉप को, किसी कंपनी को, कंपनी तो चलो लिंक्डइन और एजेंसीज के कंसल्टेंसी के थ्रू ढूंढ लेते हैं, बट एक लोकल बिजनेस जो होता है, शोरूम होता है, उनको जब ढूंढना रहता है तो वो कहते हैं कि उनको मिलता नहीं है कैंडिडेट। तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? मेरे को वही लगता है, ढूंढना क्या है, अब आज लिंक्डइन में कंपनीज को भी राइट आदमी ढूंढने के लिए बहुत तकलीफ होती है। आज हम इतने जॉब पोर्टल के माध्यम लेते हैं या फिर जॉब पोर्टल की हेल्प लेके कंपनीज को भी ढूंढने के लिए फ्रेशर्स तो बहुत मिल जाएंगे, बट इंडस्ट्री स्पेसिफाइड 6 साल का एक्सपीरियंस वाला जावा, एसक्यूएल, ये ऐसा कुछ चाहिए तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनको ढूंढने के लिए। तो लेकिन ये आपने जो बोला, ये सही में जो इतवारी के व्यापारी है, गांधीबाग के व्यापारी है, यहाँ के व्यापारी है, इनको एक अकाउंटेंट ढूंढना है तो दिक्कत हो जाती। अब देखो, इतवारी के व्यापारी और ये वाले व्यापारी को भी समझना पड़ेगा कि अभी हमारी वो मानसिकता से हम नहीं चल सकते, अभी हमको भी हमारा पे स्केल बढ़ाना पड़ेगा, अभी हमको भी हमारा सिस्टम डालना पड़ेगा। अभी जितने भी आप बिजनेस फैमिली से आप देख रहे हो, उनकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है ना, तो नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम इन प्लेस करने की कोशिश कर रही है, और जो सिस्टम इन प्लेस होगा वो कॉर्पोरेट कल्चर की तरह काम करेंगे तो 100% एम्प्लॉयज भी उनको मिलेंगे। आज नया जो बच्चा चले जाता है ना, अकाउंटेंट है, एमकॉम है, बीकॉम है, उसको ना एमएनसीज में काम करना है, उसको छोटे जगह काम नहीं करना है, और वर्ड यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो बनिया मेंटालिटी में भी वो ही इज नॉट कंफर्टेबल। तो ये भी थोड़ा सा हमने अगर उसको अपग्रेड किया, डेवलप किया ना, तो कैंडिडेट्स मिलेंगे। बट अगेन वो प्रॉब्लम है ही कि उसको प्रॉपर अकाउंटेंट नहीं मिलेगा, और एक अकाउंटेंट में उसको फिर जीएसटी भी फाइलिंग आना चाहिए, उसको टीडीएस भी फाइलिंग आना चाहिए, उसने ये भी कर लेना चाहिए, उसने अटेंडेंस भी मेंटेन करना चाहिए। तो ये भी एक्सपेक्टेशन व्यापारी की होती है, जो गलत नहीं है, उनको उनका पैसा सेव करना है। मेरे 2 सजेशंस थे, आप मेरे को तो कितना वो प्रैक्टिकल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गवर्नमेंट। एक तो वी हैव स्किल डेवलपमेंट का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसका ऑफिस है यहाँ पर। इफ़ दे कैन मेक अ पोर्टल जहाँ पर किसी के पास अगर जॉब्स है वो उस पर डाले, और कोई भी रैंडम बंदा फ्रॉम नागपुर, फ्रॉम गोंदिया, अमरावती, वो उस पोर्टल पे देखे कि चलो भाई गांधी बाग में अकाउंटेंट का फॉर एग्जांपल या सेल्स एग्जीक्यूटिव का जॉब है, तो ही कैन अप्लाई और ही कैन कॉन्टैक्ट फ्रॉम दैट। मतलब वो गोंदिया में बैठे बैठे पोर्टल पे देखे, उसको अप्लाई करे, समझो व्हाट्सएप पे रिज्यूमे भेजे, जो भी भेजे,
वो फाइनलाइज करे और वो यहाँ पे जॉब के लिए इंटरव्यू देने आ जाए। ये एक सजेशन था। दूसरा सजेशन कुछ इस तरीके से का है कि आप नागपुर को एक पॉइंट पकड़ो और विदर्भ को एक पॉइंट पकड़ो। तो जो बच्चा नागपुर जॉब ढूंढने आ रहा है, तो अब क्या हो रहा है ना कि वो यहाँ आता है, पहले जॉब ढूंढता है, फिर वो 5,000 रुपये का रूम किराए पे लेगा, फिर वो मेस लगाएगा, ये लगाएगा। एंड सेम इज नागपुर का बच्चा जो मुंबई पुणे जा रहा है इन रिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल जॉब्स या क्रिएटिव जॉब्स, वो पहले जाके ढूंढता है, ये समझो एक्टिंग के लिए भी ढूंढता है। तो क्या गवर्नमेंट जैसे कास्ट बेस्ड वो हॉस्टल्स बनाती है, वैसे यंगस्टर्स के लिए ऐसे कुछ हॉस्टल्स बना सकती है कि इफ़ यू आर कमिंग टू मुंबई, you have 3 months का time, you can stay here for 3 months, and if you get a job you can shift out to your own accommodation, or या फिर if you get a job you can stay here for a year। ऐसे कुछ हो सकता है क्या पॉसिबल? नहीं, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ कि स्टूडेंट्स आना चाहिए। ओपनिंग्स के लिए कोई तकलीफ ही नहीं है। अगर आपने भी आज एक पोस्टिंग डाल दिया ना, मेरे को अकाउंट चाहिए, 100 सीवीज आपके पास आ जाएंगे, 100 लोग भी आपके दर पे आ जाएंगे। लेकिन आज बीइंग अ व्यापारी, बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग अ HR, मेरे को आज काउंसिल्ड मैन चाहिए। मेरे को 100 है ना, तो 100 में से 4 ही शॉर्टलिस्ट करके चाहिए जो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हो। मेरे को जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए आज, उसको TDS आना चाहिए, उसको GST आना चाहिए, उसको ये आना चाहिए, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इतनी पगार दूंगा। अब 100 आएंगे तो 100 में से ये मैच तो नहीं करेंगे ना, और 100 लेने का समय उसके पास नहीं है, व्यापारी के पास भी नहीं है, इंडस्ट्री के पास भी नहीं है। तो मैं यही बोल रहा हूँ, ये इसको हमने एक बीच में यंत्रणा अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, आज देवेंद्र जी बहुत एक्टिव है सारी चीजों में, अगर इन्होंने ये यंत्रणा कामयाब करी ना कि काउंसलिंग सेंटर, जेन्युइन काउंसलिंग सेंटर, आई एम यूजिंग दिस वर्ड जेन्युइन काउंसलिंग सेंटर, मेरे को बहुत ऑब्जेक्शंस आएंगे बोलने के बाद भी, बट जेन्युइन काउंसलिंग सेंटर और ईमानदारी से हमारे जैसे लोग करने वाले हैं। आज हम किसी से 1 रुपया कभी नहीं लेते और आज तक जिंदगी में लिया नहीं, 30,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया। तो ये काउंसलिंग अगर प्रॉपर हुई ना, भले वो रोजगार के लिए हो या स्वयं रोजगार के लिए हो, ये काउंसलिंग प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस है। आज हम जॉब ड्राइव करते, हजारों लोग आते, हजारों मतलब हजारों, कोई बात नहीं, पैर मतलब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हमने जब नमो महारोजगार में आए तो पैर रखने को जगह नहीं था, पूरे फोन जैम हो गए थे, मतलब फोन काम नहीं कर रहा था, इतनी बड़ी बेरोजगारी। तो आप जो बोल रहे हैं ना, बच्चे आने का कोई लफड़ा ही नहीं है, वो तो बहुत है। लेकिन वो आ गए बेचारे, तो उनको क्या करना है, समझाना पड़ेगा ना। भेज दिया भैया, तू यहाँ चले जाओ, बोलता उसका समय नहीं है ना, इंडस्ट्री के पास थोड़ी समय, इंडस्ट्री विल नॉट गिव यू समय। उनको एड क्रीमोनेट बोलते हैं ना, कि उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच करने के बाद, स्किल्स मैच करने के बाद ही उसको रेडीमेड प्रोडक्ट देंगे, तो टॉप 5 में से वो एक लेगा। तो ये यंत्रणा हमको डेवलप करना है, इसीलिए मैंने PhD किया, इसलिए ईमानदारी से हर फोरम पे, हर ये चिल्ला चिल्ला के मैं बोलता हूँ कि काउंसलिंग सेंटर्स वी शुड ओपन, जेन्युइन काउंसलिंग सेंटर हमने खोल के मार्गदर्शन करके रोजगार और स्वयं रोजगार दोनों में करना चाहिए। हम सिर्फ रोजगार की बात नहीं कर रहे, हम स्वयं रोजगार की बात कर रहे हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जिनमें स्पार्क है, उनको सिर्फ थोड़ी स्टार्टिंग की जरूरत है। मेरा एक छोटा सा सोसाइटी भी है, मैं उस सोसाइटी में से भी कई स्टूडेंट्स को थोड़ी सी मदद करने की भी कोशिश करता हूँ। चलो 50,000, लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख से कुछ बिजनेस वो स्टार्ट कर सके, बिकॉज नौकरी करने वाले से अच्छा अगर नौकरी देने वाला बन पाए तो नथिंग लाइक इट। आज मेरे पास भी इनडायरेक्ट डायरेक्टली 100 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं अगर सिर्फ नौकरी करता रहता तो शायद मैं सब लोगों का आज काम नहीं कर पाता। तो ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। और सेकंड, आपने जो बोला कि जैसे हॉस्टल्स बनाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रयास कर रही है, लेकिन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। फंडिंग वहां से आ रहा है, पैसा भी खर्चा हो रहा है, बट वो राइट सोर्स में नहीं जा रहा है, राइट तरीके से नहीं जा रहा है। अगर ये प्रॉपर इन सिस्टम प्लेस हो गया तो नथिंग लाइक इट, महाराष्ट्र विल रॉक। और हमको तो विदर्भ का विकास इसी चीज पे करना है, जैसे पूना, मुंबई, नासिक आज फ्लरिश हुआ है, वैसे हमको विदर्भ को फ्लरिश करना है। आई शेयर एन एग्जांपल, बिकॉज मैं भी इलेक्ट प्रेसिडेंट नरेडको विदर्भ फाउंडेशन का हुआ हूँ। हमने प्रॉपर्टी एक्सपो लिया, प्रॉपर्टी एक्सपो में हमने केरोविट, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप आपका सेटअप यहाँ करो। इनफैक्ट उनको इतना पसंद आया, हमने इतना उनको हाईलाइट और प्रिविलेज देने की कोशिश की। उनके आज CEO से हमारी मीटिंग भी हुई और उन्होंने बोला कि दे कैन थिंक ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हियर। तो हम बीइंग अ सिटीजन, हम जो इतनी समाज सेवा और इसकी जो बात करते हैं ना, हमने बोला कि हम आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस देंगे। आप इंडस्ट्री को सिंगल विंडो क्लियरेंस दीजिए ना, आप उनको इलेक्ट्रिसिटी कम दाम में दीजिए, उनको मैन पावर प्रोवाइड करिए, क्यों नहीं आएगी इंडस्ट्रीज। तो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं। तो हम बीइंग NGO, जो युवा फाउंडेशन जैसा NGO चलाते हैं, हम ये प्रयास कर रहे हैं। तो विदर्भ के हर किसी ने, व्यक्ति ने किया, और पॉलिटिकल विल अगर बहुत अच्छे से, जो कि है एक्टिवली, हम सब ने, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। किसी एक से समाज में परिवर्तन नहीं होगा। हम
सबको हमारा कुछ ना कुछ हो सकता है, अगर हम देंगे तो निश्चित ही कुछ हम अच्छा कर पाएंगे। सो सिंगापुर, दुबई जैसे जो देश है, उनकी पॉलिसीज पर अगर हम थोड़ा सा देखें कि वो किस तरह से काम करते हैं, जॉब एम्प्लॉयमेंट से लेकर स्किल डेवलपमेंट को लेकर, या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर मैन पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिंगापुर में जाते हो तो देयर इज अ पॉलिसी जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग हैं, उन फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट उनके पास में ऑप्शन होता है कि वहां पर दे गेट अ जॉब टू थिंक दैट हाउ विल बी देयर कंट्री आफ्टर 5 years। 5 साल के बाद में उनका देश कैसे होगा, इस पॉलिसीज पर पूरा विचार मंथन करने का जो काम है वो उन फिजिकली चैलेंज लोगों को दिया जाता है। और बकायदा वो जो विचार मंथन होता है, जो रिपोर्ट्स आती है, उन रिपोर्ट्स पर एग्जीक्यूशन भी होता है। तो मुझे लगता है सर, आपसे सवाल भी पूछना चाहती हूँ कि क्या हम अपने पास में जो इतनी धरोहर है हमारे पास में पॉपुलेशन की, युवाओं की, और हम वी आर द यंगेस्ट यूथफुल कंट्री, वी हैव मेजरली यूथ, तो हम यूटिलाइजेशन ऑफ द ब्रेन पावर कैसे करेंगे? क्या इसके ऊपर, जैसे स्किल डेवलपमेंट एक एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जहाँ पे गवर्नेंस के लेवल पर भी काम होगा, जैसे कि एक शशांक ने कहा है। तीसरा एक है क्योंकि हमारा पावर्टी लेवल अगर बात करें तो वो भी एक रेशो मायने रखता है, तो वहाँ पर उनके लिए संसाधनों की व्यवस्था हो। तीसरी ये चीज़ है कि क्या हम ये सोच सके कि हमारे पास में जो ब्रेन पावर है इसको यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे, और सबको सब तरीके से, मतलब महिलाओं का भी एक वर्ग है, क्योंकि हमारे चैलेंजेस बड़े अलग अलग है। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से आप सोचते हैं? देखिए, कंपैरिजन शुड बी ना एप्पल टू एप्पल। हम अभी सिंगापुर को इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज कंपैरेटिवली द पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वी कैन नॉट कंपेयर। कंपैरिजन शुड बी एप्पल टू एप्पल, क्योंकि छोटी पॉपुलेशन में इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा सा आसान होता है कंपैरेटिवली। आई एम नॉट गिविंग यू ब्लेम और आई एम नॉट दिस, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी पॉपुलेटेड एरिया। अब इंडिया को डेवलप होने के लिए, उस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। बट मैं हमेशा ये जो बोल रहा हूँ कि हर किसी ने अगर साथ में आके इन्वॉल्व होने की बाद अगर ये कोशिश किया, तो ये मानव संसाधन का, अब आप जो मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे रीजंस। हमारा सोशल मीडिया भी 2-3 दिन पहले हमने वो देखा कि सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यूज, हमारे लोगों के व्यू क्यों नहीं आते मैडम? क्योंकि हम जेन्युइन प्रॉमिसिंग कंटेंट देते हैं। हमारे व्यूज आते हैं क्या? बट आप देख लो अब बाकी सब लोगों के व्यूज कैसे आ रहे हैं। तो ये जो गलत तरीका, जो शॉर्टकट हम इस्तेमाल कर रहे हैं टू बढ़ने के लिए, ये शॉर्टकट हमको कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। अब ब्रेन यूटिलाइजेशन बोला आपने, तो ब्रेन यूटिलाइजेशन हमारा नेगेटिव साइड में ज्यादा हो रहा है, जो पॉजिटिव साइड में होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव साइड में ब्रेन यूटिलाइजेशन अगर होगा, क्योंकि यूथ अभी देखो ना, जेंजी बोलते हैं मेरे ख्याल से ना यूथ क्राउड को, सो जेंजी इज नॉट वर्केबल एट ऑल। ये इंडस्ट्री का क्लियर कट कहना है। क्यों कहना है? बिकॉज मोबाइल, लैपटॉप, इसी में जीवन चल रहा है उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी में जाना। तो जेंजी को अगर तुमको कामयाब बनाना है, इंक्लूड मेरा बच्चा भी, अब मैं नहीं रोक सकता उसको। मैं गाँव को कितना भी मतलब ज्ञान दे दूं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है। बड़े एग्जाम्पल्स का नाम नहीं ले सकता मैं, अपन पूरा देश चला सकते, लेकिन तो वो करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये ब्रेन को राइट यूटिलाइज करना मैडम, इसका प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Absolutely. सिर्फ हम गवर्नमेंट को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को और क्योंकि सामने वाले को उंगली दिखाना बहुत आसान होता है, बट व्हाट वी आर डूइंग इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर हमने खुद से उसकी शुरुआत की ना, तो आई एम टेलिंग यू दिस मैम, कुछ नरेंद्र मोदी आज चाय वाला इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर देश का बन जाता है, 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन के आते हैं, पूरे वर्ल्ड पे राज करते हैं। कुंभ मेला, जो आज इतने करोड़ लोग आज एक साथ स्नान करते हैं, जो वर्ल्ड में आज तक कभी नहीं हुआ। तो मैडम ये सब, ये लाइव एग्जाम्पल से, ये सक्सेस के लाइव एग्जाम्पल। तो एक आदमी इतना कुछ कर सकता है, हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? हम खुद ने अगर इनिशिएटिव की सब कुछ किया, मेरा क्या ये नहीं सोचना है, हमारा क्या ये सोचना है। एब्सोल्युटली, मुझे लगता है ये माइंडसेट का गेम है सारा, माइंडसेट। और बिल्कुल, और मुझे ऐसा ये भी लगता है कि हम जब इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी से तो हर कोई जाकर मिल नहीं सकता, लेकिन आई कैन रीच अप टू कुणाल पटोले, हु केम फ्रॉम पुलिस क्वार्टर एंड अचीव समथिंग, अ पर्सन हु फ्रॉम द वेरी स्मॉल टाउन
राजेश लोंदे जी, जो एक बहुत ही छोटे से इलाके से आते हैं, उसके बाद में वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। पंकज जी अपने साथ में है, उनकी भी कहानी। तो मुझे लगता है ये जो सारी कहानियां हैं वो हमें अपने बगल में क्या हो रहा है ना, हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते कि हमारे बगल में क्या हो रहा है। तो वो ये इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो है ना, वो हमें ज़्यादा ये करती है और इंस्पायर करती है। माइंडसेट का बात कर रहे थे हम। जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, what there is a lot of challenge in the women's education. एकता भी हमारे साथ है, एकता भैया, and एकता is having a fabulous career. She really she set an example. जहाँ पर एकता ने शादी के बाद एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को कॉन्टेस्ट किया, उसके बाद में एक अलग पहचान बनाई और एजुकेशन स्ट्रीम में भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है। Ekta, I want what is the question you have for Kunal, sir, first of all, and also what are the challenges in the employment जब हम महिलाओं की बात करते हैं, स्त्री शिक्षा की बात करते हैं, गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं। What is your observation? Okay, thank you. मेरा क्वेश्चन थोड़ा जेनेरिक है सर आपके लिए, एंड शायद आंसर करना और भी इजी होगा। तो माय क्वेश्चन इज कि स्किल ट्रेनिंग के लिए जब कॉलेजेस जाती हूँ, 1 सेशन 2 सेशन 4 सेशन ले पाते हैं पर सेम आप, और वी एक्सपेक्ट द स्किल डेवलपमेंट शुड कम इन द चाइल्ड। सो कैन द गवर्नमेंट डू सम बिट ऑफ थिंग्स कि जैसे हम मैथ्स का एक सब्जेक्ट लेते हैं, साइंस का एक लेते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कैन वी स्टार्ट सम स्किल पार्ट इन आवर एजुकेशन सिस्टम? नहीं, देखो गवर्नमेंट तो कर ही रही है मैम, मैंने आपको बताया भी कि स्किल डेवलपमेंट के थ्रू भी करिए, बट इसका राइट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। और गवर्नमेंट ने भी ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स ज़्यादा अगर रनिए, एम्प्लॉयबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्राम्स ज़्यादा अगर अरेंज किए, ऑर्गेनाइज किए, इनहेरेंट किए और इम्प्लीमेंट किए, तो ये एम्प्लॉयबिलिटी निश्चित ही बढ़ेंगी। मैडम का क्वेश्चन था कि गर्ल्स एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट, टेलिंग यू दिस, आई विल शेयर एन एग्जांपल। हम जब भी पूल कैंपसेस करते हैं, प्लेसमेंट ड्राइव्स लेते हैं, कैंपस ड्राइव्स लेते हैं, सर्किट ब्रांचेस हम जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, 70% सिलेक्शन सिर्फ लड़कियों का है। 70, 75, 80% शॉर्टलिस्टिंग सिर्फ लड़कियों का है। अब हम जब इंडस्ट्री से, यहाँ पे हमारे ग्लोबल एचआर हेड भी बैठे, आशीष खोले जी, जो रिप्रेजेंट सोलर इंडस्ट्रीज, वो बताएंगे। क्योंकि अभी पूना मुंबई की इंडस्ट्रीज आप देखो, आईटी इंडस्ट्रीज देखो, तो लड़कियां हैविंग मोर स्टेबिलिटी, ऐसा उनका कहना है। गर्ल्स हैविंग मोर स्टेबिलिटी, वेयर बॉयज आर वेस्टिंग देयर टाइम इनटू डिफरेंट थिंग्स एंड गर्ल्स इज परफॉर्मिंग वेरी नाइसली। सो ये भी एक पार्ट है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन है। वे गर्ल्स आर मोर मैच्योर्ड और क्या, आई डोंट नो, बट यही है कि पान टपरी पर जाने वाला समय बच जाता है। सो आप देखिए बहुत अच्छे से परफॉर्म भी कर रही है और काम भी कर रही है। सो अभी हम देखो, हमारे यहाँ अभी इलेक्ट्रिक ऑटो है, अब कितनी लड़कियां आप देखिए कि वो चला रही है, काम कर रही है। और महाराष्ट्र बीइंग अ सिक्योर्ड प्लेस, अभी लड़कियां बहुत अच्छे से सारा इंप्लीमेंट कर रही है। बट ये भी चैलेंज लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा आने वाला है। आप एम्प्लॉय देखिए, आप पार्टिसिपेशन में भी देखिए लड़कियां ज़्यादा, अभी यहाँ पे भी देखिए तो आपको लड़कियों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखेगा। सो लाइकवाइज ये है, और ये लड़कों को चैलेंज आने वाला है इनफैक्ट बड़े लाइफ में। तो इसलिए लड़कों का भी डिफरेंट तरीके से काउंसिलिंग होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, बिकॉज यूथ एक अलग तरीके से भटक रहा है मैडम। अगर यूथ को हमने राइट डायरेक्शन में नहीं लाया, जो कि सबसे पावरफुल देश का यूथ है, अगर इसको हम राइट डायरेक्शन में नहीं ला पाए, तो आने वाले जीवन में, क्योंकि आने वाले जीवन की समस्या बहुत अलग अलग आने वाला है। अभी हम कोविड से निकले, तो कोविड से निकलने के बाद अभी कल क्या आएगा नहीं पता। तो हमको इंटेलेक्चुअल पावर डेवलपमेंट के साथ हमको फिजिकल पावर, बाकी सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीज़ों का फोकस, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ होगा, तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द विदर्भ नेशन होगा। तो ये हम फोकस करें तो आई थिंक वी विल हैव अ गुड कॉन्सिक्यूटिवली हमारे साथ में मेघना भी है, मेघना कुमरे, शी इज अ डाइटिशियन एंड ऑल्सो शी इज एसोसिएटेड विथ दत्ता मेघे कॉलेज। मेघना, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? बिकॉज एक हम लोग जब बात कर रहे थे जब फोन पर, तो तुम एक कंप्लेंट मुझसे कर रही थी कि जब तुम
सब इतना कुछ अवेलेबल करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स क्लासेस में अवेलेबल होते नहीं. व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस? सो बेसिकली मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ एंड जैसे सर ने कहा कि हमें स्किल उनके डेवलप करनी चाहिए ताकि वो करे, बट अगर बच्चा पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, जैसे आपने कहा कि जेन ज़ी इज़ नॉट रेडी टू लर्न द स्किल्स एंड ऑल, तो मैं जब क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बच्चे क्लास में आना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, उनमें क्यूरियोसिटी नहीं है कि हमें कुछ करना है. उनको लगता है चैट जीपीटी में वो डाल देंगे, उनको उनके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, वो पढ़ लेंगे. सो नाउ दिस इज़ द मेथड गोइंग ऑन. जैसे हम करते थे कि हम बुक्स में पढ़ते थे और हम पढ़ के जाते थे, वो आज की जनरेशन में नहीं है. तो उनका जो ब्रेन है, जो हमें एक कहीं पे फोकस करना चाहिए, तो हमें लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा. बच्चों के लिए वैसी एजुकेशन सिस्टम लानी पड़ेगी जहाँ पे बच्चों को इंटरेस्ट रहे पढ़ने के लिए, या बच्चे कुछ स्किल डेवलप करके. अगर हम पुराने बुक से ही आज भी उनको पढ़ाएंगे तो किड्स डोंट वांट टू लर्न इट. तो अगर हम वो सिस्टम चेंज करें तो शायद वो, अगर हम एआई को सपोर्ट करके अगर ऐसे कुछ सिस्टम लेके आए कि जो उनको मज़ा आए पढ़ने में, वो क्लास में बैठे, वो क्लास में कुछ इनोवेशन करने की कोशिश करे, तो ही शायद स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो सकता है. दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन, क्योंकि मैं रोज़ क्लास में पढ़ाती हूँ और बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, वो क्लास अटेंड करना भी नहीं चाहते हैं. नॉट बिकॉज ऑफ उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको पता है ये कहीं ना कहीं यूट्यूब से हम पढ़ लेंगे. सो ये जो सिस्टम है वो चेंज, अगर हम एजुकेशनल सिस्टम स्टार्टिंग से अगर चेंज करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम शुड बी चेंज नाउ. या तो आई वांट टू आस्क यू कि कैन वी चेंज दिस एजुकेशन सिस्टम इन अ डिफरेंट वे. जैसे कि अभी सीबीएसई चेंज देयर होल सिलेबस. सो आई एम ऑलवेज वांट एज अ डाइटिशियन कि एक फिजिकल फिटनेस का रोज का क्लास होना चाहिए. आई वांट कि एक न्यूट्रिशन के ऊपर एक चैप्टर होना ही होना चाहिए या एक सब्जेक्ट होना चाहिए. वैसे ही स्किल डेवलपमेंट के लिए या उनके जो ब्रेन को डेवलप करने के लिए, और वो कॉन्सेंट्रेट करे एंड उसमें से कुछ निखर के आए, तो ऐसे कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम हो सकती है कि नहीं? देखिए, बहुत अच्छा मैम ने बोला कि एजुकेशन पॉलिसीज तो अभी क्या है, गवर्नमेंट से ये सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन करना, दैट्स अभी हुआ भी है. जैसे लेकिन हमने ना, मैं पुराने कॉलेज में था तो हमने उसमें एक्टिविटी किए थे कि नागपुर का रॉकेट सिंह कौन, नागपुर का रॉकेट सिंह कौन, रॉकेट सिंह मूवी आई थी, नागपुर का रॉकेट सिंह कौन. तो हमने ऐसा इवेंट बेस्ड काम किया था. हमने छोटे उसको प्रोडक्ट्स दिए थे कि भैया तुम लाइव जाओ मार्केट में, उसको बेचो, कितना पैसा कमा के लाओगे वो बताओ. तो ये इंस्टीट्यूशन को अपने लेवल पर, फैकल्टीज को अपने लेवल पर, और गवर्नमेंट तो खैर उनके लेवल पे जो काम करना है वो करेगी. बट हमने अगर ये थोड़े से इनोवेशन या इनोवेटिव आइडियाज इंप्लीमेंट करना चालू किया ना, तो जैसे भी नागपुर का रॉकेट सिंह कौन, मतलब एमबीए सेल्स वाले बच्चों को इंटरेस्ट आएगा. हम उसकी सेल्स में पीपीटी बना के बताएंगे कि भैया सेल्स मैनेजमेंट ये होता है, सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन ये होता है, तो वो सुनेगा, जाएगा और चलेगा. बट उसको नागपुर का रॉकेट सिंह कौन है, और जब लाइव मार्केट में जाएगा कि भैया इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है या कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो वो जो लाइव जब तक वो सीखता नहीं ना, तब तक वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर नहीं पाता. तो ऐसे कुछ प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज अगर हमने मुझे बीइंग अ फैकल्टी खुद भी, कॉलेज खुद भी और गवर्नमेंट खुद ने भी किया, तो भी नथिंग लाइक दैट. ये ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा इंप्लीमेंट होगा. लेकिन आपने जो बोला कि आप डाइटिशियन हैं और मतलब हेल्थ और फिटनेस पे तो काम होना ही चाहिए मैम, कोई बात ही नहीं आती है. अगर वही मिसिंग है सबसे ज्यादा. अगर स्टार्टिंग से होगा तो गुड मॉर्निंग आजकल 11-12 के पहले हो ही नहीं रही है, तो गुड मॉर्निंग मतलब तो ये दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन नाउअडेज. सर, मैंने जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही सीबीएसई के जो दिल्ली के एनसीईआरटी बुक्स है उनसे बात की है फॉर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम. तो मेरी बात ऑलरेडी चल रही है सर उनसे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सर पहले तो ऐसा था कि एक अगर हम नॉलेज का प्रवाह देखें, मतलब शिक्षा का प्रवाह देखें, तो पहले होता था कि हम शिक्षा में हम पहले ना रट्टा बहुत ज़्यादा मारा जाता था, है ना, चीज़ें ये करते थे. उसके बाद में अगर हमने देखा कि अभी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अ टिप अवे, है ना, बिल्कुल एक इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन ये है.
तो एजुकेशन पॉलिसीज, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी आई है, लेकिन आपको क्या लगता है विदर्भ में ये सब इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम और क्या ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट? अभी देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसीज में अभी देखिए अब ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, नागपुर में बहुत सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, 6 महीने का लाइव इंटर्नशिप उन्होंने बोला है, बट कितने स्टूडेंट्स लाइव इंटर्नशिप कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हम लाइव सीख रहे हैं? जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक कहाँ से होगा? अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, एनईपी में उन्होंने तो सारी गाइडलाइंस दे दी है, बट अभी ये गाइडलाइंस कॉलेज का भी काम है, कॉलेज का तो काम है ही, कॉलेज कर ही रहा है अपने तरफ से, बट स्टूडेंट, फैकल्टी और पेरेंट्स का भी काम है कि बच्चा 6 महीने की इंटर्नशिप तो सीखे, वो ईमानदारी से मार्केट में तो जाए, वो इंडस्ट्री में जाके सीखे, नहीं तो उसको आजकल सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए उसको, हमको। और पेरेंट्स भी बोलते कि भैया सर्टिफिकेट तुम दे दो तो चल जाएगा। अब हमने पेरेंट्स ने 6 महीने का सर्टिफिकेट ला लिया, प्रिंट निकाल के उसको दे दिया, तो 6 महीने में उसने क्या सीखा? उसको पहला क्वेश्चन ये होता है, व्हाट यू हैव डन इन योर इंटर्नशिप। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज के एचआर भी बैठे हैं, वो पूछेंगे कि भैया पहला ये बता दे कि इंडस्ट्रीज में आपने क्या किया। अगर इसका आंसर वो नहीं दे पाए तो कहाँ ये हो पाएगा। यहाँ पर मीडिया क्षेत्र से भी लोग जुड़े हैं, तो मैं सर आपसे पूछना चाहती हूँ, राजेश सर, पहले तो मेरा एक सवाल भी है आपसे कि देखिए हर चीज में ना करप्शन जो है, एजुकेशन अगर आप देखें, एजुकेशन इंडस्ट्री देखें तो वहाँ पर एक करप्शन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। सो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये जो करप्शन है और हमारी जो स्किल डेवलपमेंट और हमारा एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, क्या सच में करप्शन से कोई नुकसान हो रहा है? किसी स्किल इंस्टीट्यूशन में हम उनको भेजते हैं तो वहाँ पे पहले डोनेशन मांगा जाता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ करप्शन, वो करप्शन ही है एक प्रकार का। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग तो डोनेशन दे देते हैं, ये दे देते हैं, वो दे देते हैं। उसके बाद में वो इंस्टीट्यूशन जो होती है, हमारे बच्चों को पता रहता है कि मेरे बाप ने इतना दिया है तो ये पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, कोई ये नहीं, वो बच्चा पढ़ता ही नहीं, वो सुबह जाएगा शाम को वापस आ जाएगा। उसको इतना मालूम रहता है कि मेरा बाप यहाँ पे पैसे दे रहा है, कहीं और दे देगा। तो ये जो मेंटेलिटी फादर्स की जो है यानी पेरेंट्स की जो है, वो भी हमको बदलना पड़ेगा कि हम लोग डोनेशन दे के हम क्यों जाए। हम बच्चों को अच्छे स्किल जो अपने आजू बाजू में है वो क्यों नहीं पढ़ाते, जो मुफ्त में भी काफ़ी जगह, जैसे आप अपना मीडिया, एक हमारा प्रिंट मीडिया ही ले लो आप, वहाँ पे आपको स्किल के लिए किसी से पैसे लेने, आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन कोई आने के लिए देखता नहीं वहाँ पे, क्योंकि बच्चों के सपने बड़े बड़े होते हैं। 10-15 हज़ार में कौन जाएगा बोलते वहाँ पे, लेकिन 1 साल करो, 2 साल करो, आपको अच्छा वहाँ पे सामने अच्छा फ्यूचर है उसमें, लेकिन कोई करने को दिखता नहीं। ये एक बात है उसमें। और मुझे तो लगता है कि करप्शन की वजह से काफ़ी फर्क पड़ता है। हाँ, कुणाल जी से मेरा एक सवाल है कि आपने पीएचडी किया रोजगार के ऊपर, तो इसमें अपने सेगमेंट्स कौन से लिए हुए? जैसे अपने यहाँ फॉरेस्ट बहुत है तो उसमें काफ़ी ये है, जंगल बहुत है तो काफ़ी क्या बोलते उसको, संधी, ज्याला मराठीत आपण म्हणतो संधी खूप आहे रोजगाराच्या त्याच्यामध्ये, तर तो एक भाग आहे। तो त्याच्यामध्ये वगैरे तुम्ही काही केलाय का? नाही, माझं जे पीएचडी झालंय ते लिडिंग टू ग्रॅज्युएट्स आहे, तर ग्रॅज्युएट्सला जे अपॉर्च्युनिटीज असतात त्या अपॉर्च्युनिटीज आणि त्यांच्यासाठी असलेलं काउंसलिंग, म्हणजे उसको लगने वाला काउंसलिंग, ये पार्ट में मैंने उसमें बहुत ज्यादा काम किया। आपने जो बोला ये फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट पे क्या एवेन्यूज अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, मैं निश्चित ही इस पे और स्टडी करने की कोशिश करूंगा। और जैसे लेकिन राजेश सर ने एक जो बात बताई ना करप्शन वाली, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ मैडम, कि अभी ना देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, ईबीसी है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है। अब मैं बताऊंगा नागपुर के कहीं कहीं ऐसे बड़े बड़े व्यापारियों के लोग जो बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, लेकिन उसको माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेना है, वो ईबीसी का फॉर्म भरेगा, ईबीसी के आधे पैसे उसको लेना है। ये म्हणजे इतना बड़ी विडंबना है। मैं जो पुराने कॉलेज में था जहाँ पे 50% क्राउड सिर्फ बिजनेस फैमिली से था, जिनके लिए 50,000 लाख रुपए कुछ भी बात थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट से मिल रहा है ना, तो हम वो ईबीसी स्कॉलरशिप लेंगे, हम माइनॉरिटी स्कॉलरशिप लेंगे। तो ये एटीट्यूड भी हमको आज बदलने की जरूरत है। अगर हम ये बदलेंगे नहीं तो कैसे होगा? और दैट्स व्हाट मुझे लगता है कि गूगल कहता है बोलने से होगा, तो मैं कहती हूँ कि बोलने से ही होगा। कि हमने ये कंटिन्यूसली अगर हम लोग ये बात करते रहे तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा परिणाम तो दिखाई देते रहेगा। स्किल डेवलपमेंट स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो हमारे साथ आशीष सर भी हैं। आशीष सर,
you are very associated with all these things. Startup India. क्या लगता है आपको स्टार्टअप इंडिया की रियल अनफिल्टर्ड पिक्चर क्या है? नहीं, अनफिल्टर्ड या फिल्टर्ड आप कुछ भी देख लीजिए, मुझे लगता है स्टार्टअप इंडिया में पिछले 5 साल में या 7 साल में जो काम हुआ है वो कभी हमने कभी सोचा नहीं था कि एज ए कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, हम में इतना भी पोटेंशियल हो सकता है. इनफैक्ट स्टार्टअप इंडिया का अगर आप रेट देखेंगे, द ग्रोथ रेट ऑफ स्टार्टअप इंडिया अगेंस्ट एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर हाईएस्ट. ठीक है, और ये स्टार्टअप सिर्फ बनाने के लिए नहीं बनाए गए, ऐसे कई सारे स्टार्टअप है कि जो जोमेटो इज़ वन ऑफ द स्टार्टअप, स्विगी इज़ वन ऑफ द स्टार्टअप, सो मेनी, ओला इज़ वन ऑफ द स्टार्टअप. तो देर आर सो मेनी कि जिन्होंने स्टार्टअप करके स्टार्ट किया और इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प हुआ. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप इंडिया इस तरह के कंसेप्ट एक्चुअली गिविंग द प्लेटफॉर्म टू द पीपल टू कम, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया सिर्फ नाम से बना नहीं है, इसके पीछे जो इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने फॉर्म की, एक्चुअली दैट इज़ द रीज़न ऑफ इज सक्सेस. तो ये जो इकोसिस्टम इसके पीछे बनी हुई है उसका वो रीज़न है सक्सेस का. तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रोल्स के ऊपर कि हाउ दे आर क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट, मुझे लगता है गवर्नमेंट पिछले 5-7 साल में फॉर क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट नॉट ओनली थ्रू अ जॉब बट थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो काफ़ी बड़ा हद तक काम हुआ. इसमें कोई मतलब देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. कुणाल से मेरा सिर्फ अभी एक ही सवाल रहेगा कि देखिए, हम जब बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, अगर आप देखेंगे कि नागपुर में लगभग 65 टू नागपुर यूनिवर्सिटी में इटसेल्फ 70 तक हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच चुके हैं. तो आप लगभग 70,000-80,000 बच्चे अगर यहाँ से हर साल पास आउट होंगे तो आपको सचमुच ऐसा लगता है कि इंजीनियरिंग सेक्टर में उतने जॉब क्रिएट हो पाएंगे इंडिया में? पहली चीज़. और सेकंड बात यह है कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल लीजिए, आप इंटर्नशिप बोल लीजिए, आप ऑटोनॉमस बोल लीजिए, do you really feel that we being in Vidarbha are we ready to acquire those opportunities which are available in and around us? तो ये, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं कि नागपुर डेवलप होना चाहिए, लेकिन अगर नागपुर डेवलप हो गया और 70% पॉपुलेशन अगर आउट ऑफ विदर्भा आई तो हमारे लिए नागपुर डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये भी हमको, ये आप एज एन सिंस यू आर वर्किंग इन दैट फील्ड, तो आप ये कैसे इंश्योर कर रहे हो कि नागपुर के ग्रोथ के साथ ये सारी चीज़ें भी पैरेलली ग्रो हो? नहीं, देखिए वही तो बोलो, आप जो बोल रहे हैं ना 70,000 स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग आज कर रहे हैं बिकॉज पेरेंटल फोर्स है कि तो कोई इंजीनियर ही बनना है. तो अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी थोड़ा सा फोकस्ड करके कुछ अपना स्वयं रोजगार स्पेसिफाइड भी काम कर पाया ना, तो नथिंग लाइक डिट. बट अभी इंजीनियरिंग में भी जाना है तो उसको कंप्यूटर साइंस ही ब्रांच चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चाहिए, या उसको और कोई दूसरी ब्रांच नहीं चाहिए, या उसको सिविल में भी नहीं जाना, उसको कंप्यूटर साइंस ही ब्रांच चाहिए, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच चाहिए. वेयर स्कोप उतना नहीं है. आज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बन रहा है तो 60 में से 10 ही स्टूडेंट्स होंगे जिनको कोर में जॉब मिलेगा. बाकी सब तो बीपीओ, केपीओ, एलपीओ, टेक प्रोसेस, ई कॉमर्स इसी में काम कर रहे हैं. सो ये 10th और 12th से भी देखो, यूथ है, यंगेस्ट पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, इंडिया ग्रोइंग है, आज हम इतने पॉपुलेटेड है तो वो तो आएगा. बट उनको काउंसिलिंग करना और स्टूडेंट्स को भी खुद को समझना और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, उनका स्पेसिफाइड कोर्सेज चुनना, करियर ऑप्शंस चुनना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना, ये सारा चीज हमने बाइफर्केशन किया, फोकस किया, तो निश्चित स्वरूप से यूथ को कहीं ना कहीं हम डायरेक्शन दे पाएंगे. नहीं तो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनाना है. अभी हम रशिया में बेच के बच्चों को डॉक्टर करवा रहे हैं, लेकिन रशिया में अगर डॉक्टर करवा रहे हैं तो रशिया का आज एलिजिबिलिटी है क्या इंडिया में? नहीं है. जस्ट बिकॉज हमारा बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, हम कजाकिस्तान में डॉक्टर्स के लिए भेज रहे हैं. अब वो डॉक्टर तो बन गया, अब उसको एलिजिबल बनाना है तो उसको फिर यूएस भेजो. म्हणजे बीच वाले कमीशन बिचौलियों को 2-4-5 लाख रुपए का कमीशन खा रहे, उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई यार. आप समझिए, ऐसा बहुत कुछ हुआ है. नागपुर में भी ऐसी कई इंस्टीट्यूशंस थी जिन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने के लिए मतलब कहीं और के एफिलिएशन से लाके बच्चों को पढ़ाया, सिखाया, लाखों रुपए फीस दी. अरे यार, हम खुद भुक्तभोगी हैं. मतलब 3-4-5 लाख रुपए वो लोन से लेता है, 4 लाख के 10 लाख रुपए पे करता है, कॉलेज तो बढ़ जाता है. लेकिन हम भी एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, हमने क्या देना चाहिए भी तो इंपॉर्टेंट है ना. मैं खुद भुक्तभोगी उस चीज का, तो मेरे को कहीं और से डबल MBA करना पड़ा लाइक वाइज, जस्ट बिकॉज कि मैंने म्हणजे कहीं और से अफिलिएशन. लेकिन पैसा तो आज गया ना आपका, आज आपका मेहनत का पैसा गया, आज आपका लोन का पैसा गया. तो ये जेन्युइन जो भी काम कर रहा है, वो इंडस्ट्री हो, वो एजुकेशनिस्ट हो, हम खुद हो, NGO हो, हमारा रियल एस्टेट सेक्टर हो, कोई गोल्ड के व्यापारी हो,
तो हमने अगर रियल टाइम इनपुट दिया तो रियल टाइम आउटपुट आएगा, बट हमने जहाँ कंपटीशन के वर्ल्ड में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम प्रोडक्ट में चोरी करते हैं, तो इसमें नहीं एक देश की प्रगति हो पाएगी, ऐसा मेरे को लगता है। ट्रू, यूथ की बात करी थी, कुछ यंगस्टर्स भी हमारे साथ हैं और मुझे लगता है कि वो इंटरनेट वर्ल्ड से कनेक्टेड है, तो उनकी क्या राय है, वो क्या समझते हैं, उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, और उनके जैसे उनके जो फ्रेंड्स हैं या फिर वहाँ पर क्या लहर है एम्प्लॉयमेंट के लेकर हम लोग बात करते हैं। एंड यहाँ पर कुमुद इज देयर, माही इज देयर, निशा इज देयर। तो कलेक्टिवली हम लोग सवाल लेते हैं तीनों के वन बाय वन। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी, जैसे कि सर ने कहा, मैम ने कहा जेनजी, मैं भी जेनजी में आती हूँ। एंड उसमें जैसे कि हम सब ने हिंदी में कहावत सुनी होगी, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो हमारे जेनजी में ऐसा नहीं है कि पूरी यूथ ही वैसी है। ठीक है, मान लेते 80% लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही एम्प्लॉयमेंट में, ना ही फ्यूचर में, ना ही वर्किंग में, बट वो जो 20% बचे हैं उनमें से जो जेंसी में आते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग एंड दे वांट टू वर्क हार्ड। पर प्रॉब्लम वही है ना, लोग हमें जेंजी सोच के हमें कंसिडर ही नहीं करते, हम इंटरेस्ट ही नहीं करते हैं। तो द थिंग इज, जैसे कि मैं अपनी बात लेती हूँ, आई एम ऑल्सो डूइंग इंजीनियरिंग। हमारे कॉलेज में मोस्टली एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि मैम ने कहा, एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए। द थिंग इज, हम इंजीनियरिंग को प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कहा जाता है, बट इंजीनियरिंग में ही 80% तो थियोरेटिकल नॉलेज है। जैसे कि आज मैं अपने 6th सेम में हूँ, मैं बताती हूँ, हमारे 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें से 6 पूरे थ्योरी है। वी आर हैविंग 3 प्रैक्टिकल्स। उसमें भी हमें क्या करवाया जाता है, हमें प्रैक्टिकल दे देते हैं, ये आप लिख के डालो और आपको पढ़ना है तो आप खुद से पढ़ लो। अब हम खुद से कैसे पढ़े, जैसे कि मैम ने बोला हम AI का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास रिसोर्स ही नहीं है, तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास, AI यूज़ करने का। तो अगर हमें AI का यूज़ कम करना है, जैसे कि आपने कहा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैट GPT, अगर हमें इसका यूज़ कम करना है तो हमारे पास रियल टाइम में वो रिसोर्सेज होने चाहिए कि हमें कॉलेज से वो नॉलेज मिले, हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज। और अगर हम, सर ने बोला था 1 साल इंजीनियरिंग के बाद बच्चों को 1 या 2 साल काम करना चाहिए। हम तब काम करेंगे ना जब हम पढ़ाई में भी प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। अगर हम थियोरेटिकल पढ़ रहे हैं तो हम उसके बाद भी हम प्रैक्टिकली वर्क नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम तो वही बेबीसिट होके आ रहे हैं ना, हमें बस पेन पेपर में लिखना है या लैपटॉप पे टाइप करना है। बट अगर हमें वर्क करना है रियल टाइम में, तो हमें पढ़ना भी रियल टाइम में ही चाहिए ना। तो क्वेश्चन? यस मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम उस एजुकेशन सिस्टम को इतना बस चेंज कर देते हैं कि उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज लेके आते हैं मेनली। और अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं भी ला रहे तो हमारे कॉलेज में एटलीस्ट इतनी सर्विसेज होनी चाहिए, जैसे कि सर ने बोला वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं सर जहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट नहीं पहुँच रही है, बिकॉज वी आर अननोन ऑफ दैट। हमारे पास वो रिसोर्स ही नहीं आ रहे, तो हम उस पर वर्क कैसे करेंगे, हम उस पर जाके अप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे कि आपने कहा काउंसलिंग के होने चाहिए, तो सर कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर वो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वी वांट एज जेनजी, वी वांट कि हमारे कॉलेज में भी वो थोड़ी सी अवेलेबिलिटी हो, जिससे कि हम वर्क करके ये जेनजी वाला जो हमारे ऊपर टैग है वो हटा के बताए कि वी आर हार्ड वर्किंग। तो दिस इज द अंडरलाइन पार्ट। नहीं, बट कुमुद को एप्लीकेबल नहीं होता है। कुमुद से मैं कहाँ मिला बताओ? हाँ। मैं ये, क्योंकि जेनजी वाला वही नहीं है। हमारा नरेडको का प्रॉपर्टी एक्सपो था, वहाँ है मेठर, वो काम कर रही है। वो दिन भर स्टॉल पे खड़ी थी, वो दिन भर क्लाइंट को ब्रीफ कर रही थी कि ये प्रॉपर्टी है, इसका ये मार्केट प्राइस है, इसका ये कारपेट एरिया, वो कर रही है ना। वो आज कर रही है, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। सो वो कर रही है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जेंजी में वो टॉकिंग टुवर्ड्स लाइक मेरे साथ जो और लोग हैं, मैं उनके प्रति बोल रही हूँ। हाँ, तो आई एम वर्किंग, आई एम इन दैट 20% जिनके अंदर स्पार्क है, तो करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो ये 80% के लिए तो बोल रहा हूँ ना मैं, ये 80% भी को कुछ करना पड़ेगा ना, खुद से भी कुछ करना पड़ेगा। और कॉलेज का जो है ये तो प्रॉब्लम है ही, जो कुमुद ने बोला ये प्रॉब्लम है कि भैया ये लिख लो, कर लो। मैंने बोला है ना, नागपुर का रॉकेट सिंह कौन, ये स्टाइल में जब तक इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ एक प्रेस्टिजियस कॉलेज था, है मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब उन्होंने भी फ्रेंचाइजीज बना ली, उनकी भी अब मल्टीपल कॉलेजेस हो गए। तो अभी एक का जो प्रोडक्टिविटी था वो बाइफरगेट हो जाएगा, तो क्वालिटी तो कॉम्प्रोमाइज होगी ना। आज वो कॉलेज में एडमिशन मिलना मतलब बहुत डिफिकल्ट था, बट आज आराम से मिल रही है। तो अभी उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बट हमको खुद सबको मतलब वी शुड अप्रिशिएट जेंजी बिकॉज़ पोस्ट कोरोना रिवर्स लर्निंग वाज द बेस्ट थिंग। I mean,
मतलब आपको जो चीजें आपने इतने सालों में एक्सपीरियंस से नहीं कमाई है, वो रिवर्स लर्निंग वाज द मेजर एस्पेक्ट इन द पोस्ट कोरोना. सो जेंजी डेफिनेटली हैव अ ग्रेट स्पार्क. मुझे लगता है बस चैनलाइज एनर्जी को करना जरूरी है. उसमें से कुछ लोग हैं जो कर लेते हैं, इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में बैठी हूँ. और जो 80% है जो इंटरेस्टेड है बट उनके पास रिसोर्स नहीं हो रहे, इसलिए मैं वीडियो. What is your observation? What's your good name? I'm really sorry, but Ayush, what do you do? I'm a musician from Nagpur. I do shows all over India and also international. तो आप जॉब करना चाहोगे? नहीं, कभी मैंने चाहा तो नहीं, बट आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन टू सर अबाउट स्किल्स. जो स्किल्स की बातें चालू थी सर, व्हाट आर द की फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू यू व्हिच हैज ड्रिवन योर सेल्फ ग्रोथ टिल नाउ? अच्छा, ये तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नहीं यार, जिंदगी में कुछ तो करना था. जब मैं 10th में पढ़ा करता था तो कुछ चीज़ों की वजह से मेरे परसेंटेज बहुत कम आए. तो पापा ने मतलब अभी मैं बहुत कामयाब हो गया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अचीव कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है. बट जितना भी थोड़ा बहुत कुछ किया ना, ये पेरेंट्स के काउंसलिंग बोल लो, पेरेंट्स का प्रेशर बोल लो, या पेरेंट्स का तरीका बोलो, उन्होंने बोलते थे कि जिंदगी में इसने मेरे घर पे पेंट भी मार लिया तो बहुत है बोले. जिंदगी भर में मतलब मैं इतना वो था कि जिंदगी भर में मेरा जो घर बनाऊंगा मैं जीवन में, तब तक घर भी नहीं था हमारे पास, तो जीवन भर में जब ये घर बनाऊंगा उस पर इसने पेंट कर लिया तो भी होते. तो वो साला जिद आ गई थी यार, मतलब यार जिंदगी में कुछ तो करके बताऊंगा. साला ये ऐसा कैसे धुतकारते हर किसी के सामने. आज तुम तो डांट भी नहीं सकते यार. तुम म्हणजे उसको तुम वो करो तो रोना चालू हो जाता हूँ, चिल्लाए तो रोना चालू है. हमारी जनरेशन लास्ट थी जो पहली गई. तो इतना मतलब एग्जाम में जा रहे तो यार तुमको पढ़ती थी एक, और फिर तुमको एग्जाम में जाना पड़ता था. तो लाइक वो उससे आया. तो ऐसा जीवन में कुछ ना कुछ करना था और अच्छा करना था. तो मैं वो हमेशा कोट ध्यान रखता हूँ कि इट इज नॉट रीड अ बुक, पास एन एग्जाम एंड गेट थ्रू इट. द प्रोसेस फ्रॉम यू बॉर्न टिल यू डाई इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो कुछ ना कुछ रेगुलरली सीखना है. बहुत चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, जो मुझको ऐसा लगता है कि दुनिया में इतना लोग काम कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं. मतलब जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो देख नहीं सकता, वो भी इतना अच्छा काम कर रहा है. तो हमारे पास तो आज सब कुछ है. आज हम नागपुर में हैं, हम पढ़ रहे, देख रहे, सुन पा रहे, बोल पा रहे, समझ पा रहे. उसके बाद भी हमको वही आधा ग्लास खा लिए, आधा ग्लास खा लिए, आधा ग्लास खा लिए, आधा ग्लास कब भरेगा, आधा ग्लास कब भरेगा, तो अब मेरे को फैकल्टी ने नहीं पढ़ाया तो मैं नहीं पढ़ूंगा. तो हमने खुद ने भी क्या किया, ये भी इंपॉर्टेंट है. तो खुद का, तो इट इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स. मतलब किसी एक को रिस्पॉन्सिबल हम नहीं ठहरा सकते इस सारी प्रक्रिया में. हर कोई हमारा रिस्पॉन्सिबल है, हर किसी ने अच्छा इनपुट दिया. अब मैं एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर था एक इंजीनियरिंग कॉलेज में. अब वहां से हमने जर्नी चालू की. अब मेरे साथ बाकी तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ही है ना. अब मैंने सोचा कि मेरे को ये करना है, वो करना है. मैं बिल्डर बन गया. मेरे खानदान में पहला बिल्डर हूँ, मेरे खानदान में पहला डॉक्टरेट हो. अब बिल्डर सोच ही नहीं सकते ना, एक छोटा सा प्लॉट भी करोड़ रुपए का आता है. तो आज हम 50-100 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं. तो कहाँ से कर रहे हैं? तो ज़ील है, इच्छा है, तरीका है, सिस्टम है. और खोने का क्योंकि बहुत मुश्किल से बनाया हुआ है, तो खोने का डर है. तो ये सारी चीजें हम करेंगे तो बहुत अच्छे से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. सर, और एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे. आपने पॉलिटिकल जर्नी में क्या सोच के और कैसे कदम रखा? नहीं, पॉलिटिकल जर्नी में मेरे को बहुत साल नहीं, मैं सोशल जर्नी में बहुत सालों से हूँ. सोशल जर्नी में 2014 से हूँ. व्हेन आई लेफ्ट अ बिग इंजीनियरिंग कॉलेज. जब मैंने बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ा तो मेरे को ऐसा लगता था कि कुणाल बड़ोले तेरा वैल्यू है. जब बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ा तो समझ में आया कि कुणाल बड़ोले तेरा वैल्यू नहीं है, वो कॉलेज का वैल्यू था. तो मतलब लेट अस क्रिएट अ वैल्यू. सो वैल्यू कैसे क्रिएट होगा जब संगठन में ही शक्ति है. तो मैंने सारे जितने भी 2008 के एस्टैब्लिश इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे उनको इकट्ठा किया. उनका एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्लेसमेंट एसोसिएशन. अब संगठन में शक्ति है तो इतने सारे 48 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एक संगठन बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसका एसोसिएशन बनाया. अब मेरे पास इंडस्ट्री से लड़ने के लिए पावर आ गया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस प्लेसमेंट में फाउंडर सेक्रेटरी. तो जो कंपनी मतलब L&T इन्फोटेक जैसी कंपनी जो नागपुर के से प्रेस्टीजियस 3-4 कॉलेजेस में जाती थी, वो मेरा झूलेलाल इंजीनियरिंग कॉलेज था, तो वो झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम उसको लेके आए. क्यों लाके पाया? बिकॉज ज़ील थी, इच्छा थी, अच्छा कुछ करने का तरीका था. नहीं तो मैं भी सिर्फ ब्लेम ही करते रहता यार, नया कॉलेज है, बच्चे कहाँ से आएंगे, नया कॉलेज है, कंपनी कैसे आएंगी. परसिस्टेंट नाम की कंपनी आप लोग सब जानते हैं. परसिस्टेंट ऐसी कंपनी थी जो 60% अबव 10, 60% अबव 12 इंजीनियरिंग थ्रू आउट मांगती थी. मेरे पुराने कॉलेजेस में जो प्रेस्टीजियस कॉलेज था 400 बच्चे बैठते थे और सिंगल डिजिट में स्टूडेंट सिलेक्ट होता था. झूलेलाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हमने ज्वाइन किया. मेरे पास 63 स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने कंपनी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, वहां पे काम करने वाले एक्स एम्प्लॉय से ट्रेनिंग दिया.
अभी मैंने इनिशिएटिव लिया ना कि मैं जो संस्थान के प्रति काम कर रहा हूं तो मैं मेरे संस्थान के प्रति कितना ईमानदार हूं और क्या इनोवेशन लेके मैं वहां पे काम कर सकता हूं। सर 63 बच्चों में से 13 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। आज वो 13 स्टूडेंट्स का अलग अलग लाइफ है, कोई 40 लाख के पैकेज पे होगा, कोई 50 लाख के पैकेज। ये बात है 2014 की। ये अगर हर किसी ने कहीं ना कहीं कुछ किया तो आपको निश्चित ही सक्सेस मिलेगा। कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि पॉलिटिकल जर्नी में कहां से आए, तो संगठन में आए, फिर अनिल सोलेची जो हमारे मार्गदर्शक है वो मिले, फिर यूथ एम्पावरमेंट समिट हुआ करता है नागपुर में, आज भी हुआ करता है, तो सर हमारे संयोजक रहते हैं और मैं उसका सह संयोजक रहता हूं, तो जिसमें लाखों स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें हम काउंसलिंग देते हैं, सारी चीजें देते हैं। तो सर के साथ जुड़ता गया, फिर लोगों को अप्रिसिएशन मिलता गया, फिर बावनकुले सर, फडणवीस साहब, ऐसे सबसे अप्रिसिएशन मिलता गया। फिर ऐसा लगा कि यार सिस्टम को अगर बदलना है, चेंज करना है और कुछ अच्छा करने की, तो मतलब दिल मांगे मोर वाला एटीट्यूड हमेशा से रहा कि ये मिला तो इसके बाद क्या करना है, वो मिला तो उसके बाद क्या करना है। देन आई ज्वाइन ऑफिशियली पॉलिटिक्स इन भारतीय जनता पार्टी। सो अब क्योंकि अब इट्स अ ग्रोइंग पार्टी, थॉट अच्छा है, विजन अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए अच्छा विजन है, तो अभी इसके माध्यम से बिकॉज एक फोरम आपको लगेगा कहीं ना कहीं आप होना पड़ेगा, तो सिस्टम में आने के बाद ही आप सिस्टम को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, ये मेरा थॉट है। बट देयर आर मेनी डिस्कशंस, उसके इफ्स एंड बट्स दोनों है। सो अभी एक ही एस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट को सोच के हमको जिसका अच्छा है, बिकॉज अब आप बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में ये है और कांग्रेस में वो है, तो मैं आधा ग्लास भरा है यही सोचता हूँ, जिसका जो अच्छा पॉइंट है वो लेता हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मुझे लगता है ये तो है ना, चादर छोटी है वाली चादर बड़ा वाला ये है, मतलब चादर देख के पैर पसारो वाला जो बोलते हैं, नहीं अब तो चादर बड़ी करना चाहिए। माही, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हेलो एवरीवन। बहुत सारा डिस्कशन हुआ जिस मौजू पे आपने पीएचडी की है सर, रोज़गार करना है, जॉब फेयर्स आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे यूथ को, और निष्कर्ष ये आ रहा है कि स्किल डेवलपमेंट की कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगी, उल्टे मटके पे आप कितना भी मात्रा में पानी डालो, कितने भी तरीके से पानी डालो, इट्स अ वेस्ट। उसके बहरहाल हम उसके सीधा करना चाहिए, और उसमें सीधा भी पानी डालोगे तो वो भरेगा और लोगों के पीने के काम आएगा। तो जो यूथ है, मैं भी यूथ से बिलोंग करती हूँ, 20s में मैं चल रही हूँ, मैंने 16 साल की उम्र में प्रेस में कदम रखा था, चीज़ें सीखी और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के बीच हूँ। तो मेरे हिसाब से शुरुआत हमारे घर से होती है। आप कितने भी जॉब फेयर आप कर लो, आप कितनी भी काउंसलिंग कर लो, गवर्नमेंट कितने भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज ऐड कर ले, जब तक कि घर से शुरुआत नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कुणाल सर, आपने ना एक पेरेंटल काउंसलिंग का भी एक सेमिनार स्टार्ट कर देना चाहिए, या कुछ कहीं ना कहीं मैं हमेशा पेरेंटल काउंसलिंग ही बोलता हूँ, पेरेंटल काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत उसकी ज्यादा है। अब नागपुर के मैं 2 आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अभी की जो हमारी यूथ है ये सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस हो रही है। हमारे एक बहुत चर्चित, वर्ल्ड वाइड चर्चित चाय वाले हैं नागपुर शहर के, उन्होंने सिर्फ सोशल मीडिया पे फेम पाया और सोशल मीडिया पर ही वो रहे। चाहते तो वो एक अच्छा स्टैंडर्ड आउटलेट जो है अपना शुरू कर सकते और उसके तहत कई रोजगार लोगों को मिलता। वहीं एक एलओसी करके ब्रांड है हमारे नागपुर शहर का, जिसने आज 14 से 15 जो है आउटलेट्स डाल दिए, उसके तहत कई लोग काम कर रहे हैं और रोजगार मिल रहा है। तो ये 2 तरीके की चीजें हैं। तो यूथ को भी भटकने से हमें रोकने के लिए चीजें करनी पड़ेगी, चाहे वो काउंसलिंग के जरिए हो, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, इस तरीके के पॉडकास्ट के जरिए हो। तो इस वे में अगर हम कुछ सोच सकते हैं, और पेरेंटल काउंसलिंग की मैंने बात की, तो शायद उस पर भी हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि घर से शुरुआत हो तो शायद आगे बेहतरी होगी और इतना ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की जरूरत। पेरेंटल काउंसलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। या एग्जैक्टली। और क्योंकि अभी के जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो तो और ज्यादा जेनजी माइंड सेट के आ रहे हैं कि नहीं जाने दो, बच्चे को करने दो, लेट देम डू। लेकिन ऐसा ये एटीट्यूड से शायद मुझे पेरेंट्स का भी अपना अलग प्रेशर है, आप नहीं समझ रहे। बीइंग अ पेरेंट्स, उसकी वाइफ को उसको अलग लफड़ा है। आप समझिए बात को कि मतलब वो उसके बच्चे को बोलेगा तो क्या होगा, क्योंकि पेरेंट मतलब मम्मा फादर दोनों को एक लेवल पे आना पड़ेगा ना। यहाँ जितने मैंने मेरे को हंसी मतलब सहमत है तो वो दोनों को भी एक लेवल पे आना पड़ेगा ना। पेरेंटल काउंसलिंग करना है तो ये दोनों को पहले एक लेवल पे आना पड़ेगा, इसके लिए काउंसलिंग की जरूरत है। माँ बाप पहले दोनों को एक लेवल पे आना पड़ेगा कि बच्चे के हित में क्या है। बिकॉज माँ जो काउंसलिंग से आती है, माँ जो बैकग्राउंड से आती है, उसकी काउंसलिंग अलग होती है, बिकॉज उसका पेरेंटल अलग है। बेटा मतलब हस्बैंड जहां से आ रहा है उसका काउंसलिंग अलग है। तो ये पहले काउंसलिंग, बिकॉज क्या है, आपको जड़ में जाना पड़ेगा। ये दोनों जब एक फोरम पे आएंगे तो बच्चे को बराबर इम्प्लीमेंटेशन करने पड़ेंगे। मुझे लगता है जिस तबके से आप आते हैं वहाँ पर ये बहुत प्रॉब्लम बहुत अलग है। आई एम द ओनली वन इन माय होल खानदान, आई कैन से, कि जो लड़के जॉब कर रही है। एग्जैक्टली। तो आई कैन रिलेट विथ यू कि बिकॉज आई वाज द फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम माय फैमिली जी, और रेडियो इंडस्ट्री में कदम रखने वाली तो मेरे पूरे साथ पूछते में कोई नहीं होगा। जी जी तो जी। वो चीज मैं समझ सकती हूँ। और अगर मैं मुस्लिम्स और स्पेशली इस कम्युनिटी की बात करूँ तो यहाँ पर
शिक्षा का स्तर, बहुत से बैरियर्स है। बहुत सारे बैरियर्स है, तो इस पर बिल्कुल काम होना चाहिए। और किस तरह से काम होना चाहिए, तो डेफिनेटली पेरेंटिंग और शिक्षा का महत्व, ये मतलब हम लोग 70 साल आगे है, मतलब 70 साल हमने आजादी को पाने के लिए हो गए हैं, लेकिन हम आजाद अब तक नहीं हुए हैं। एग्जैक्टली। तो अब जब आप कभी कभी बहुत ज्यादा कम्युनिटीज में अंदर जाते हैं तो आपको लगता है कि वो वहीं पर अड़े हुए हैं, अभी भी उन्होंने वो बैरियर्स को तोड़ा नहीं है। घर पर मैं आपको बताती हूँ सर, इसमें एडिशन करती हूँ बिकॉज आई कैन रिलेट, बिकॉज ताजबाग में मैं प्यारे खान जी के लिए भी काम करती हूँ, आई मैनेज हिज एंटायर स्ट्रेटेजीज। तो ताजबाग एरिया जहाँ पर मुस्लिम बहुल ये है वो रीजन है, आपको बताते हैं उनके घर में फाके है, लेकिन एक घर में 4-4 लड़कियां हैं, सैनिटरी पैड्स भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते अपने बच्चों के लिए, लेकिन स्टिल घर की बच्ची कोई भी ना पढ़ाई के लिए जा सकती बाहर, ना ही वो जॉब करने के लिए जा सकती है बाहर। सो अभी भी ये कंडीशंस नागपुर में, विदर्भ में, इस देश में पूरी ये कंडीशंस है। तो हम कहीं ना कहीं बहुत मतलब सुपरफिशियल लेवल पर भी हम लोग शिक्षा के स्तर पर बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत भी थोड़ा सा हमें और उसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। निशा, इज देयर एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड राइट नाउ? जैसे कि आपने पहले स्टार्टिंग में बोला कि आज से कुछ सालों पहले अगर हम बात करते थे, यूथ अगर मुंबई जाता था, पूना जाता था, तो कंपेयर करता था कि नागपुर में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में स्थिति बदली है, काफ़ी कुछ चेंजेस हमने पॉजिटिवली देखे हैं। आगे आने वाले वर्षों में ऐसी सिचुएशंस यूथ फेस ना करें और उनको यहीं पर ही मुंबई, पुणे की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, उसके लिए आपके क्या प्रयत्न हैं? वो ये हमेशा डिस्कशन में जब भी हम सीनियर हमारे पॉलिटिकल लीडर से मिलते हैं ना, हम यही बोलते हैं कि आप अगर इंडस्ट्री आ रही है ना, तो आप इंडस्ट्री को जितना सपोर्ट हो सकता है वो सपोर्ट करिए। जितना सिंगल विंडो क्लियरेंस आप दे सकते हैं इंडस्ट्रीज को, सिंगल विंडो क्लियरेंस, बिकॉज इंडस्ट्री भी लड़ती है, उनका टैरिफ प्लान बढ़ रहा है, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, उनकी बाकी सारी चीज़ों के लफड़े हो रहे हैं। अगर इंडस्ट्रीज यहाँ पे अच्छा सेटअप होगी, इंडस्ट्रीज अच्छा पे मास्टर दे पाएगी, इंडस्ट्रीज अच्छा सैलरीज दे पाएगी, तो यहाँ का यूथ यहीं पे रहेगा। और इनफैक्ट पूना, मुंबई, नासिक में ऐसे कहीं हमारे नागपुर के लोग हैं जो वापस कम बैक यहाँ पे आना चाहते हैं, बट वो सैलरी मैच नहीं हो पा रही है। तो और एक दूसरी अदर साइड ऑफ द कॉइन ये भी है कि कई इंडस्ट्रीज यहाँ से छत्तीसगढ़ भी जा रही है, कई इंडस्ट्रीज यहाँ से एमपी भी जा रही है, बिकॉज वो वहाँ पे अलग कुछ तो भी उनको आकर्षित कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रही है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनंती है, और हमारे सीएम साहब तो वैसे भी बहुत कोऑपरेटिव सारी मूवमेंट में, बट क्या सीएम साहब की तरफ पहुंचना मुश्किल हो जाता है छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को, या छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी जो अपना बहुत अच्छा काम कर सकती है, ये इंडस्ट्री को काउंसलिंग करना, सब्सिडी देना, मार्गदर्शन देना, इंप्लीमेंट करना। मैं अभी आपको ये सारी बातें लगेगी कि ये बातें बहुत ये है, लेकिन ये बातें जब तक हम रियल टाइम में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तब तक हम इसका ग्रोथ नहीं पा पाएंगे। और इसका सबका ट्रैकिंग रखना, सिर्फ बोल दिया मुंह से और कर लिया ऐसा नहीं होगा, इसका ट्रैकिंग रखना। यूथ जब काम भी करता है तो उसका 6 महीने तक का किसी ना किसी की तरफ ट्रैकिंग होना चाहिए। जैसे अभी 500 लोगों के पीछे एक ओएसडी अपॉइंट करने वाले हैं, ऑनरेबल हमारे बावनकुले साहब ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि हम ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट करने, हर 500 लोगों के पीछे एक अधिकारी रहने वाला है जो उनकी सारी चीजों के लिए देख रेख करेगा। मैं बोलता हूं यूथ के लिए ऐसा होना चाहिए, हम 500 नहीं, हम 1000 यूथ के पीछे एक ऑफिसर तो रखे, जेन्युइन, जो करप्ट फ्री हो, जिसका सोसाइटी के प्रति अच्छा कुछ दे। मतलब देयर आर वंडरफुल एनजीओज जो इसमें काम कर सकती है। हमारा युवा फाउंडेशन इसमें काम कर रहा है, तो हमारे जैसे लोगों को अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए सिस्टम ने। हमारा तो कोई स्वार्थी नहीं है, हम तो बोलते हैं कि जो खर्चा लगता है सिर्फ वो दो और आप डायरेक्ट दो, हम तो खर्चा भी नहीं लेते, हमारे जेब से लगता है। अभी रिसेंटली मैंने एक बच्ची को, गडकरी साहब के पास गई थी वो, और उसको डॉक्टर बनना था, लेकिन उसके पास ना लैपटॉप थी ना कोई प्रोविजन थी। एक 6x6 के कमरे में वो रहते थे, तो मेरे को वहां से फोन आया कि कुणाल कुछ कर सकते। मेरी कोई आज औकात नहीं है कि मैं किसी को लैपटॉप गिफ्ट दे सकूं, लेकिन मैंने बोला यार ठीक है, किसी एक बच्चे का करियर तो बनेगा। मैं देखा, समझा, और आई एम टेलिंग यू दिस, मैंने उसको लैपटॉप दिया, वो इतनी खुश हो गई, और आने वाले पलों में 101% एमबीबीएस डॉक्टर रहेगी। तो ये छोटा सा इनपुट भी हम अगर समाज को दे पाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा यार। हम 10%, 20%, 25% तो ट्रांसफॉर्मेशन आज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ क्लेमिंग एंड ब्लेमिंग, लेट अस डू समथिंग। सो हम कुछ अगर कर पाए तो नथिंग लाइक दैट। So Dipasha, you are into you came into real estate, right? So what inspired you to come into real estate? What is the observation? Education जो लेते हैं वो जनरली रियल एस्टेट में जाने के लिए ज़्यादा ये नहीं करती, स्पेशली लड़कियाँ। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन
ऑफ द सोसाइटी जब एजुकेशन को रिलेटेड, और दूसरी बात क्या सवाल है? मैं आपके क्वेश्चन को और ऐड करता हूँ। तो दीपाशा जी हमारी अभी नेक्स्ट जेन जो हमारा यूथ विंग होता है रियल एस्टेट का नरेडको का, शी इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट फॉर नरेडको नेक्स्ट जेन एंड शी इज द यंगेस्ट बिल्डर ऑफ आवर एसोसिएशन और बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब 400 फ्लैट 500 फ्लैट का टाउनशिप खुद सारा सेल्स हैंडल करती है। इनफैक्ट इनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने भी अभी अपना पॉडकास्ट और ये व्यूज चालू किए ताकि ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में लोगों को अवेयर कर सके। तो यूथ में आज ये भी चीज आना भी इंपॉर्टेंट है। आज मैंने उनको बुलाया तो शी केम, मतलब यू हैव टू कम हियर, सो शी केम। सो ये एटीट्यूड रखने वालों का यूथ का कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं जाएगा। सो कमिंग बैक टू यू। Thank you so much, Kunal sir, and good evening to everyone. I really like this initiative that you are taking. I think that ki Kunal sir is always on the front, be it politics or be it real estate, and this initiative is also one of that thing कि आप एक वीडियो के थ्रू भी आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं. You never know who is watching you and who is getting inspired by that. So that is also a very big thing. And according to my industry, if we see real estate, as I am the president of NextGen, I am the first female president. I didn't know when I got that title of president. So the heads from Mumbai told me कि you are the first female NextGen president. So I don't think that is a trump card for me. But then for a lot of people, it is an inspiration that, you know, females are entering this industry. There are a lot of female members working in real estate, and as far as I have observed, it is a difficult task to raise your voice when you are the only female Correct. member in a table of full male subordinates. So it is changing though, and if we have people like Kunal sir who are giving opportunities to people who are, he is also helping me. He is the president of Naredco, elected president. So I think it will change, and my observation in real estate is that if we give our जैसे for in real estate there are a lot of builders who have that background कि जो उनकी family रहती है, they only take over mostly. It's not their, you know, staff or anything if it's a normal builder. But then if we give opportunities to female members, हमारे जो family में ही हम लोग opportunities create करें, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ से एक lesson मिल सकता है कि they can join in and they can participate in that. Yeah, is there any question for Kunal? Kunal sir के लिए I don't have any question. I just came here. Great. Abir is also there. Abir, parental pressure बहुत होता है क्या कि इनका मैं पहले एक आंसर देता हूँ। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ना फीमेल को काम करना इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी चैलेंजिंग। मेल डोमिनेंट लेकिन मैं बता रहा हूँ चैलेंजिंग है, लेकिन उतना वो भी है। सो वी हैव माही विंग में हमारे पास कम से कम 7-8-10 फीमेल बिल्डर्स हैं। फीमेल बिल्डर आज प्लॉट लेना, रजिस्ट्री करना, सैंक्शन के लिए NIT NMC जाना, NMRDA जाना, लेके आना, स्कीम खड़ी करना, फाउंडेशन करना, लेबर से डील करना, फीमेल को बहुत चैलेंजिंग टाइम है। बट आज बहुत खूबसूरती से कर रही है। हमारे इनफैक्ट नेशनल प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह वो मैडम भी टाटा के कई प्रोजेक्ट्स किए। सो मैं मतलब ये कहने का तात्पर्य यही है कि फीमेल्स ने भी आज सोचना चाहिए रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ आने के लिए। नागपुर में बहुत अच्छा स्कोप है। यूथ शुड थिंक ऑफ सिविल इंडस्ट्री। सिर्फ ठेकेदारी में नहीं जाना है, आप एक रियल एस्टेट अच्छे बिल्डर भी बन सकते हो, अच्छे लेआउट का भी काम कर सकते हो, और देयर आर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स वी कैन लुक अप टू इट। Absolutely. This is also one of the industry and मुझे लगता है unexplored है। हाँ, अनएक्सप्लोर्ड है फॉर द वुमेन। यस। अभी पेरेंटल प्रेशर कितना? as far as parental pressure मेरे पे नहीं है बहुत ज़्यादा। हमारी जो पूरी मैं पूरी कॉम की बात कर रही हूँ। नहीं, पूरे कॉम के वजह से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 20% के हिसाब से बात कर रहा हूँ क्योंकि जेनजीज में मैं भी आता हूँ। as far as मेरा क्वेश्चन नहीं, मेरा पॉइंट थोड़ा सा पहले का था। मेरा पॉइंट AI पे था। इट्स लाइक हम लोग AI को बहुत बुरा नहीं समझते हैं। हम लोग AI से हमारे जितना हमारी चीज़ ईजी हो सकती हम वो कर रहे हैं। हर जनरेशन अलग है। मेरे मम्मी की जनरेशन बहुत अलग है, आपकी जनरेशन अलग थी, सबको समझाने के तरीके अलग लगते थे। अब अगर एक चीज़ हमको पीछे खींच रही है, जैसे आपके हिसाब से AI हमको पीछे खींच रहा है, नहीं, मैंने कभी नहीं बोला। हाँ, इन सम इंस्टेंसेस 80% का तो खींच रहा है क्योंकि 80% से हम 20% जज हो जा रहे हैं। तो AI को अगर हम अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लाइक अभी एक करियर काउंसलिंग
कंपनी है जिसने AI इंटीग्रेट किया है उस केस में, हम AI के थ्रू बच्चों को एक्स्ट्रा अच्छे से समझा सकते हैं, तो क्या गवर्नमेंट भी कोई ऐसा इनिशिएटिव ले सकती है AI के साथ? बिल्कुल लेना चाहिए, और AI को बिल्कुल भी बुरा किसी ने नहीं बोला। AI को मतलब देयर आर चीजें हैं, आप इसको राइट इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। सोशल मीडिया को मेरा को जितना बेनिफिट हुआ होगा ना, मेरे को शशांक जी यहाँ बैठे हैं, ये हीरो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया है। आज शशांक जी बराबर है, आज मतलब इतना फेम, ये राइट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस सोर्सेस है। आज मैं बिकॉज एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं एक पुलिस वाले का लड़का हूँ, पुलिस कांस्टेबल का लड़का PSF के जो रिटायर हुए, मैं कभी जिंदगी में बिल्डर बनने नहीं सोच सकती। AI ने क्या किया बताया मैं आज मेरे पास कॉन्ट्रैक्टर आके बैठता है ना, तो मैं AI में पहले डाल देता हूँ ड्राइंग के साथ कि भैया इसको कितना मटेरियल लगने वाला है, इसको क्या करने वाला है। अरे एक 20 सेकेंड में कैलकुलेट करके एक्यूरेट चीज बताता है। सो मेरे को AI ने बहुत हेल्प किया है। तो अब यूथ को भी वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हेल्प लेना चाहिए, और गवर्नमेंट, बिकॉज जो कॉन्फ्रेंस कल फ्रांस में हुआ और जिसके संयोजक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, वो यही था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे ChatGPT अमेरिका ने लॉन्च किया, चाइनीज ने अपना अलग लॉन्च किया, तो इंडिया का भी ऐसा कोई फोरम होना चाहिए और AI इंडिया लीड करे। और ये लीड अगर हो गया तो नथिंग लाइक इट। और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी इस पर और सोच के क्या अच्छा होना चाहिए, और यूथ लाइक यू शुड इन्वॉल्व इन दिस। और मैं तो बोलता हूँ आपने खुद प्रपोजल देना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को। हमने खुद का माना, क्योंकि बिकॉज यू आर रियल टाइम लाइफ लर्नर। आप समझिए ये बात को कि आपने, हम सब ने मिलके कि हमने AI के थ्रू क्या क्या अच्छा कर सकते, क्या क्या अच्छा हो सकता है। यूथ जो ये 80% भाग रहा है, ये क्यों भाग रहा है, ये यू नो, वी डोंट नो मच, यू नो। सो ये 80% को कैसे AI के थ्रू बचा है, ये हमको समझना पड़ेगा ना। हमारी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है ना। हम जब ऐसा कर रहे हैं तो हम ऐसा भी करना पड़ेगा। तो हम जब तक ऐसा नहीं करेंगे, हम तो कोशिश कर ही रहे हमारे पास, लेकिन क्या है बेसिक कोर चीज हमको नहीं समझ पाते हैं। Absolutely. In addition to that, I would really like to add there, AI की वजह से बहुत सारी जॉब्स जाने वाली है, उसमें कोई शंका नहीं। लेकिन जितनी नंबर ऑफ जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, वो अपॉर्चुनिटीज की तरफ भी देखना बहुत जरूरी है। दीज आर द वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज, लेकिन बशर्ते आपको उतनी स्किल डेवलपमेंट या नॉलेज गेन करना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द वेरी बिग एंटरप्रेन्योर रियली सेड अ ब्यूटीफुल लाइन दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, एक्सपीरियंस इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज ओनली नॉलेज। एंड नॉलेज इज नॉलेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नो जब आप ऊपर बढ़ते रहते हैं तो ज़मीन से, मेरे पापा बड़ा एक खूबसूरत लाइन कहते हैं, और मुझे लगता है यहाँ बैठे लोग वही सारे लोग हैं। वो कहते हैं कि जितना भी आप ऊपर उड़ान भरो, लेकिन आपकी नज़र जो है ना ज़मीन पर होनी चाहिए, पैर आपके ज़मीन पर होने चाहिए। दिस आर द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल सिटिंग हो हियर। कुणाल सर, मैं पहले लगता था, सॉरी टू से लाइक दिस, बट यू नो एक ऑरा जो था, ये लगता था कि ये दबंग आदमी है। और एक ऑरा क्रिएट होता था। एंड व्हेन आई रियली यू नो गॉट अपॉर्चुनिटी टू कम एंड वर्क विथ हिम, तो पता चला कि नहीं, देयर इज लॉट ऑफ वैल्यू सिस्टम। और मुझे लगता है इंसान को बेहतर बनने के लिए एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, नॉलेज के साथ में वैल्यू सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। राजेश लोंदे जी इतना कुछ मकाम हासिल करने के बाद में भी ज़मीन से जुड़े हैं। एकता, मेघना, दीज आर द पीपल, यू नो। शशांक कभी भी कान खींचने के लिए पीछे नहीं पड़ता, मतलब ये करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन रहे या फिर गवर्नेंस रहे। सो दैट इज अ ब्यूटीफुल, बिकॉज these people we require in the society. I think this is a beautiful conversation. वापस कहूँगी, गूगल कहता है बोलने से होगा, मैं कहती हूँ बोलने से ही होगा। और आगे ये बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सम इज अ क्विक क्वेश्चंस। चाय पसंद है या कॉफी? कॉफी। बाहर जाने में विदर्भ में एक्सप्लोर करना पसंद है या गोवा? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गोवा में रहते हैं आप। अब्रॉड। अब्रॉड। अगर आपको कोई मिनिस्ट्री मिली तो किस मिनिस्ट्री पर आप मतलब पोर्टफोलियो लेना चाहेंगे? एजुकेशन, हेल्थ, या लाइक इज देयर एनी चॉइस? दिल बोलता है एजुकेशन, दिमाग बोलता है रेवेन्यू। दैट इज एब्सोल्युटली अ नाइस टाइम कि हम लोग यहाँ पर हमारा ये जो कॉन्वर्सेशन है, इस कॉन्वर्सेशन को पूर्ण विराम लगा रहे हैं। मुझे लगता है ये आत्ममंथन था, और ये हमने कोशिश करी है कि इस बातचीत को आगे बढ़ते रहे। मैं वही बोल रही थी कि ये शायद इस कॉन्वर्सेशन का पूर्ण विराम होगा, लेकिन यहाँ से तो चर्चा शुरू होगी।
Thank you so very much for giving your valuable time, and thank you so very much for everybody जो एक फ़ोन कॉल पर आ गए हैं और इतने खूबसूरत इनपुट्स दिए हैं. Thank you so very much. Thank you very much for all of you.